जो मालूमात दी जाएंगी वो बहुत अहम हैं, और अगर आपने इनको गौर से सुना तो आप इंशाअल्लाह मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के क़याम में बहुत आपको आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि वहाँ लाखों का मजमा होगा और कई मरतबा जो है हमारा खैमा सामने दिख रहा होगा, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि रास्तों पे जानकारी नहीं होगी। तो अब हमारे सामने अब्दुल जब्बार मुजावर साहब जो है आपको मुख्तसर में मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के रास्तों के बारे में और वहाँ के खैमों में किस तरीके से रहना है वो सारी चीज़ों को तफसीली बताएंगे इंशाल्लाह। आप इसको गौर से सुने और इसको याद रखें इंशाल्लाह, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। और उसके बाद में जो आपको वक्त दिया जाएगा खाने और नमाज के लिए, तो अगर थोड़ा सा आप ज़रूरतों को रोक कर बैठेंगे और इसको ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मैं अब्दुल जब्बार मुजावर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने प्रेजेंटेशन को शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, भी खलील भाई का बयान सुनने के बाद में फिर और कुछ हज के ताल्लुक से बात करने का कोई तुक बनता नहीं है, तो हम सीधा मीना रवानगी जो मेरा टॉपिक है उससे शुरू करते हैं। तो इसमें हमको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त भी मिलेगा और काम की बात भी आपको सुनने मिलेगी। मेरा जो मौजू है वो मीना के 5 दिन है, हज के 5 दिन है। ये 5 दिन के सफ़र में आपको पेश आने वाले सफ़र के तमाम मसाइल और मीना में हम अपना खेमा कैसे ढूंढेंगे इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप गौर से सुनिए। सबसे पहले मीना का जब हमारा हज का रवानगी का वक्त आएगा उससे 3 दिन पहले हमारी अजीजिया की बसें बंद हो जाती है। तो इन 3 दिनों में आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। जितने भी ID कार्ड्स है, अदायगी कूपन्स है, मेट्रो ट्रेन का टिकट है, खेमा कार्ड है, ये सब मौलवी मकतब के लोग और हज मिशन के लोग ये आपको अपने रूम पर ला कर देंगे। तो इसके लिए आपको अपने रूम में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है और अपनी तैयारी करना है सफ़र की, और थोड़ा आराम करना है क्योंकि आगे 5 दिन काफ़ी मशक्क़त के दिन है। तो ये हमको पहले मीना रवानगी का बैग अपना तैयार करना है। तो इस बहुत मुख्तसर सा सामान हमको बैग में लेना है। वहाँ पर हमको पूरा बेडशीट, चादर वगैरह, तकिया वगैरह सब होगा, तो हमको वो सब सामान नहीं लेना है, बहुत मुख्तसर सा सामान लेना है। ट्रॉली बैग लेकर मीना में नहीं जाएंगे। सैक स्कूल बैग टाइप का जो बैग होता है, पीठ पे पिट्ठू बैग भी बोलते हैं, उस टाइप का बैग लेंगे। और हमारा जो बैग होगा, जो मस्तूरात के और मर्दों के खेमे अलग अलग होंगे। तो मर्दों का बैग अलग होगा, मस्तूरात का बैग अलग होगा, और उनका सामान, मस्तूरात का सामान मस्तूरात की बैग में रहेगा और मर्दों का सामान मर्दों की बैग में रहेगा। अलग अलग बैग रखेंगे। अब मोबाइल वहाँ पर रिचार्ज आपको नहीं मिलेगा, तो आपको मीना रवाना होने से पहले मोबाइल में जो रिचार्ज है वो रिचार्ज करके जाना है। पावर बैंक वहाँ पे मीना में जो है खेमे के अंदर पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है, तो पावर बैंक आपको लेके जाना है, चार्ज करके लेके जाना है। और एक्सटेंशन बॉक्स होता है जो इलेक्ट्रिक का केबल, तो वो अगर आप लेकर जाएंगे तो वो आप ऊपर, उसका पॉइंट काफी ऊपर होता है, तो एक्सटेंशन बॉक्स नीचे रख के वहाँ पर आप चार्जिंग लगा के ज्यादा से ज्यादा लोग चार्ज भी कर सकते हैं और आसानी हो जाएगी। आप मीना रवाना होने से पहले आपको तमाम ID कार्ड जो भी मिले हैं वो सब आपको साथ में लेकर जाना है। रिस्ट बेल्ट जो भी मिलेंगे, मेट्रो जो हाजियों को मेट्रो के सफर की सहूलत मिली है उन्हीं लोगों को मेट्रो का, ट्रेन का टिकट मिलेगा। जिनको मेट्रो का टिकट नहीं मिला है वो हाजी बस से जाएंगे। और ये मेट्रो से कौन जाएगा और बस से कौन जाएगा ये हमारा हज मिशन तय नहीं करता है, ये वहाँ की हुकूमत तय करती है। जो वहाँ पे जो मकतब है वो मकतब का कुर्रा होता है, जिन मकतब की सिलेक्शन मेट्रो ट्रेन के लिए होता है उस मकतब के हाजी जो है वो मेट्रो से जाएंगे, और बाकी 40%, 60% हाजी मेट्रो से जाएंगे और 40% हाजी जो है वो बस से जाएंगे। तो जिनको मेट्रो की सहूलत होगी, जिनको मेट्रो ट्रेन, जो मकतब मेट्रो ट्रेन के लिए सिलेक्ट हुआ है तो वो हाजी मेट्रो से जाएंगे, उनको मेट्रो का टिकट मिलेगा। बाकी 40% हाजी बस से जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, एक सबसे अहम बात, अदाई कूपन। जिन लोगों ने अदाई के लिए
ऑप्ट किया है, हज कमेटी से जिन्होंने अदाई के लिए यस किया है, तो वो अपना अदाई कूपन साथ में लेकर जाएंगे। अगर आपका कूपन नहीं होगा, आपके पास में कूपन नंबर नहीं होगा, तो आप अपना अदाई का स्टेटस, आपकी कुर्बानी हुई या नहीं हुई, ये चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से आपको, जैसे ही आपको अदाई का कूपन मिलेगा आपके रूम के ऊपर लाके देंगे, तब भी आप उसका मोबाइल में फोटो ले लेना। अगर कभी कूपन गुम गया या लेना भूल गए तो फोटो भी रहेगा, तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके ऊपर जो ऑर्डर नंबर होता है वो हमको चाहिए और QR कोड चाहिए बस। वो अगर कागज नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको साथ में लेके जाना जरूर है। अगर नहीं लेके जाएंगे तो आप अदाई का स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे। और आपको मुअल्लिम जो है वहां पर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इसका इंतजाम रहेगा मुअल्लिम की तरफ से, मकतब की तरफ से। और तो वो आपको कोई मकतब वाले जो है वो फूड कूपन देते हैं कि सुबह का नाश्ता 10 की सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इस तरह से। तो वो फूड के कूपन भी आपको लेके जाना है, वो कूपन देके आपको मकतब वाले खाना देंगे। और आपको जो ब्लड प्रेशर वाले हैं, डायबिटीज वाले हैं, या जो जिनको कोई बीमारी भी नहीं है, तो जो जरूरी दवाइयाँ है, पेन किलर्स है या जो भी है, वो आपको 5-6 दिन की दवाइयाँ और जो जरूरी दवाइयाँ है वो साथ में लेके जाना है। एनर्जी ड्रिंक, इलेक्ट्रॉल वगैरह ये जो है ये साथ में लेकर जाना है। हर हाजी को लेना है, ऐसा नहीं बीमार के लिए ग्लूकोन डी वगैरह। और ये वैसलीन जैसे जो एहराम की हालत में लगा सकते हैं, ऐसी कोई भी कोल्ड क्रीम भी आपको साथ में लेके जाना है। बैंडेड वगैरह लेके जाना है, ये जरूरी है क्योंकि ये गर्मी का हज है। तो आपके साथ में ना इलेक्ट्रॉल वगैरह ये होना बहुत जरूरी है। बदन में पानी की कमी हो गई तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे यहाँ की गर्मी वहाँ की गर्मी में बहुत फर्क है, तो ये आपको जरूर लेके जाना है साथ में। और ये जो पेट्रोलियम जेली यानी जो ठंडी की क्रीम हम लेके जाते हैं ना, तो जो हमारे थोड़े मोटे मोटे हाजी है जिनके पैर घिस जाते हैं, थाइस घिस जाती है, तो जख्म हो जाता है, तो चलने में बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे हाजियों को ये जो वैसलीन है, जो बगैर खुशबू वाली जेली है, वो अगर पैर पे थाइस पे लगाएंगे तो वो थाइस घिसेगी नहीं, वहां पे जख्म नहीं होगा। तो ये अगर आप इसको, आपको उससे काफी राहत मिलेगी। छाता जो है वहां पर मकतब की तरफ से आपके खेमे के अंदर एक छाता रखा हुआ मिलेगा। क्या क्या सामान मिलेगा आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन छाता भी होगा वहां पर। लास्ट ईयर तो था, इस साल का पता नहीं, लेकिन छाता जो है ना ये अहम है, बहुत मस्त है छाता। क्योंकि 45-50 डिग्री की धूप में आप बगैर छाते के बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते, तो इसलिए आपके साथ में छाता होना जरूरी है। व्हाइट कलर का या कोई भी लाइट कलर का छाता आपको यहाँ से लेके जाना है, और वो छाता हैंडबैग में नहीं, लगेज के बैग में रखना है आपको। 100-200 रुपए का छाता आएगा, हर हाजी के लिए एक छाता लेके जाना है, वहां पर भी आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। और ये जब भी आप होटल से बाहर निकलो, चाहे हरम में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, जुमा में जा रहे हो, आप छाता लेके साथ में निकलना, ताकि मताफ में भी आपको, तवाफ में भी अगर आप दोपहर में तवाफ कर रहे हो तो छाता रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। और धूप से बचने के सारे चीजें आपको लेके जाना है। कैप लेकर जाना, बगैर एहराम की हालत में रहेंगे तो कैप और सन ग्लासेस, धूप का चश्मा वगैरह ये आप लेके जाना, इससे बहुत फर्क पड़ता है, धूप में काफी राहत मिलती है। अरबी रुमाल डालेंगे तो गर्दन पे जो चटके लगते हैं धूप के वो नहीं लगेंगे। और ये प्रोटीन बार आता है, मेडिकल में आपको मिलेगा प्रोटीन बार। तो ये जैसे सूखा ड्राई फ्रूट लेके जाने के लिए बोलते हैं ना, उस तरह से प्रोटीन बार भी लेके जाएंगे, तो वो आधा प्रोटीन बार खा ले तो 1-2 घंटा आपको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब चीजें आपको साथ में लेके जाना है। जो सूखा मुजदलिफा वगैरह में खाना वहां पर नहीं मिलता है, तो वहां पर आपको खाने के लिए आपके साथ में ड्राई फ्रूट वगैरह होना जरूरी है। प्लास्टिक की चटाई जानमाज मुजदलिफा के लिए आपके पास होना जरूरी है। एक पाउच लेंगे कंकरी रखने के लिए, या छोटी बोतल जो पानी की होती है उसमें भी, उसको भी धो के अपन कंकरी आप बोतल में भी आप जमा कर सकते हैं। तस्बीह काउंटर से लेके चलना है आपको। एक एक्स्ट्रा एहराम की जोड़ी लेकर चलना है, अगर एहराम खराब हो गया तो उसको अपन यूज कर सकते हैं। एक जोड़ी नॉर्मल कपड़े एहराम उतरने के बाद आपको पहनने के लिए सादे कपड़े रखना है। हलक करने के लिए एक रेजर आपको साथ में लेके चलना है। अभी जैसा कि बहुत सख्ती की गई है, तो वहां पर जो बाहर के लोग आते थे और वो हलक वगैरह करते थे बाथरूम के पास खड़े रह के, तो वो बहुत कम होते हैं, मुश्किल होता है। तो इसलिए हमको आपस में एक दूसरे का हलक करना पड़ता है। तो इसके लिए हम अपना ब्लेड और रेजर साथ में लेके चलेंगे। अगर कोई नहीं मिला हलक करने वाला तो हम अपना एक दूसरे का हलक कर सकते हैं। और औरतों के लिए कैंची लेकर जाना है, औरतों के बाल काटने के लिए साथ में कैंची लेकर जाना है। मीना में भी कैंची लेकर जाना है, ताकि औरतें अपने बाल काट के अपने आराम से फारिग हो सके। पानी की बोतल, ये गर्मी का हज है। अभी वो कम खाना, कम पीना, कम सोना, ये इसमें से कम पीना निकाल दो। पानी आपको प्यास लगे नहीं लगे, थोड़ी थोड़ी देर से आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते ही रहना है। इलेक्ट्रॉल का पानी, जब चल रहा काम कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉल वगैरह का पानी बना के ले लो और कंटिन्यू पीते रहो। और जो ब्लड प्रेशर डायबिटीज वाले हैं वो थोड़ा अपने डॉक्टर से मशवरा कर ले इलेक्ट्रॉल के बारे में। बाकी नॉर्मल लोग कंटिन्यू इलेक्ट्रॉल और वो ग्लूकोन डी वगैरह इस तरह के एनर्जी ड्रिंक से पीते रहे।
और हमेशा अपने साथ जब भी आप होटल से बाहर निकलो या कहीं भी बाहर निकलो, एक पानी की बोतल आपको साथ में रखना है। हरम में आपको जो यूज एंड थ्रो वाली बोतल होती है वो हरम में अंदर लेकर जाने के लिए नहीं देंगे, लेकिन अगर आप वाटर बोतल लेके जाते हो, प्रॉपर स्टील की बोतल या प्रॉपर प्लास्टिक की बोतल अगर लेके जाते हो तो हरम में भी आप पानी की बोतल लेके जा सकते हो। ये नुसुक कार्ड जो है ये आपके लिए बहुत अहम है। ये आपको वापस जाने के बाद मकतब के लोग आपको ये नुसुक कार्ड लाकर देंगे। ये नुसुक कार्ड के बगैर आप बिल्कुल अपने होटल से नजदीकी मस्जिद में भी, अगर आप अजीजिया की मस्जिद में भी नमाज पढ़ने जा रहे हो तो भी ये बगैर नुसुक कार्ड के नहीं जाएंगे, क्योंकि हज से पहले काफी सख्ती होती है, पुलिस बाहर चेक करती होती है। अगर आपके पास नुसुक कार्ड नहीं होगा तो आपको पकड़ लेंगे, फिर आपको भी परेशानी होगी और हज मिशन के लोगों को भी परेशानी होगी, इसलिए बगैर नुसुक कार्ड के आप जाएंगे नहीं। और ये मकतब के लोग आपको इस तरह का एक रिस्ट बेल्ट देंगे। इस बेल्ट के ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ ये QR कोड होगा। ये QR कोड को अगर स्कैन करेंगे तो इसके अंदर मोबाइल में आपके पूरे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका पूरा नाम क्या है, मर्द है या मस्तूरात है, लेडीज है, और ये हज के ID का नंबर है। यहाँ पर ये जो कंपनी है, अभी पहले क्या होता था, हम जो मोल्लिम सुनते हैं ना, तो अभी आज मोल्लिम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी हुकूमत ने वहां पर 3 बड़ी कंपनियां हैं, 3 या 4 बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को पूरा निजाम दिया गया है हजियों का, और उन कंपनियों के अंडर में मकतब है यानी सर्विस सेंटर है। तो इस मुअल्लिम की जगह पे अभी सर्विस सेंटर का नाम दिया जाता है या मकतब कहा जाता है। मकतब यानी ऑफिस अरबी में, तो सर्विस सेंटर ही बोला जाएगा। आपको जहाँ पे लिखा होगा मुअल्लिम, जहाँ पर लिखना है वहां पर सर्विस सेंटर लिखा हुआ मिलेगा आपके कार्ड पे वगैरह। तो ये आपकी जो कंपनी है, जो बड़ी 3-4 कंपनियां मैंने कहा, तो आपकी कौन सी कंपनी के अंदर आता है वो कंपनी का ये इथारा लिखा हुआ है ना, ये कंपनी है वहां की, और ये 28 नंबर है, ये उसका मकतब है। इथारा कंपनी के अंडर में 28 नंबर का सर्विस सेंटर है जो आपका मुअल्लिम होगा। तो मुअल्लिम भूल जाना है, मुअल्लिम कोई नहीं बोलेगा, मकतब या सर्विस सेंटर बोलना है। और ये वहां का जो आपके सर्विस सेंटर का जो मैनेजर है, यानी समझ लो कि जैसे मुअल्लिम, तो ये उसका नंबर रहेगा। वहां पर वो फोन की जो निशानी दिख रही है उसको क्लिक करेंगे तो वो उसका मोबाइल नंबर आएगा। तो वो मोबाइल नंबर को आप अगर आपको मुअल्लिम के ताल्लुक से कोई शिकायत है तो इसके ऊपर कॉल करके मुअल्लिम अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। और यहाँ पे सबसे नीचे जब आपको मिना के खेमे अलर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका कैंप नंबर और रोड नंबर, अरफात और मिना का दोनों एड्रेस भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। अब ये मिना रवाना होने से पहले आपको ये खेमा कार्ड है, ये खेमा कार्ड आपको मकतब के लोग ला कर देंगे। तो ये खेमा कार्ड को आपको समझना है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो नौजवान हाजी है वो समझ ले, और अपने जो बुजुर्ग हाजी है उनको समझाना है। और ये आप फोटो निकालने में ना अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप उसको गौर से देखिए। और इंशाल्लाह इसके प्रोग्राम के लास्ट में मैं ये QR कोड स्क्रीन के ऊपर डालूंगा, उसको आप स्कैन कर लेना। इंशाल्लाह उसके ऊपर आपके जो सवाल होंगे, आपको जो नहीं समझ में आया उसके बारे में आप सवाल पूछिए, उसके ऊपर आपको जवाब मिल जाएंगे, और इसका PDF भी आपको इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा उसके ऊपर लास्ट में, आखिर में जो आखिर में QR कोड डालेंगे उसको आप स्कैन कर लेना, उसकी फोटो ले लेना। तो ये खेमा कार्ड के अंदर देखो क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक है 12 नंबर और एक 40 नंबर, तो ये आपका सर्विस सेंटर नंबर हो गया, 12 नंबर और 40 नंबर। और ये यहाँ पर नीचे जो है ये मिना और अराफात का एड्रेस लिखा हुआ होता है। हर खेमा कार्ड के नीचे मिना और अराफात का एड्रेस लिखा हुआ होगा। अगर नहीं लिखा हुआ है, कोई कार्ड के ऊपर नहीं होता है, कोई हर मकतब अपने स्टाइल से कार्ड बनाता है, नहीं लिखा होगा तो आप अपने स्टेट हज इंस्पेक्टर जो खादिमुल हुज्जाज होते हैं उनसे पूछकर अपना एड्रेस यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, अगर नहीं लिखा हुआ हो तो। ये मेट्रो ट्रेन का टिकट है, ये आपको जो हाजी मेट्रो से जाने वाले हैं उनको इस तरह से मेट्रो का टिकट दिया जाएगा। ये इसके अंदर मेट्रो में हर जगह पर 3 स्टेशन है, मीना में 3 स्टेशन है, मुजदलिफा में 3 स्टेशन है, और अराफात में 3 स्टेशन है। तो अगर आपको 2 नंबर स्टेशन, अक्सर हमारे इंडिया के हाजियों को 2 नंबर या 3 नंबर स्टेशन का ही टिकट मिलता है। तो अगर आपको 2 नंबर का टिकट मिला है तो आप मीना में 2 नंबर स्टेशन से बैठेंगे, मुजदलिफा में 2 नंबर स्टेशन से बैठेंगे, अराफात में भी 2 नंबर स्टेशन से बैठेंगे, और 2 नंबर स्टेशन पे उतरेंगे। आपकी ट्रेन जो मीना से निकलेगी वो अराफात में जाकर 2 नंबर स्टेशन पे रुकाएगी, तो आपको उतारेगी डायरेक्ट, और रिटर्न आने में आपको मुजदलिफा के 2 नंबर स्टेशन पे छोड़ेगी। अब मीना रवानगी का दिन आ गया। अब मकतब ने आपको कहा, मकतब के लोग और जो खादिमुल हुज्जाज स्टेट हज इंस्पेक्टर अभी उनको कहा जाता है, तो वो आपको बोलेंगे हाजी साहब आपकी बसें ईशा बाद आएगी या मगरिब बाद आएगी, ज्यादातर ईशा के बाद ही बोलते हैं। तो हमारे हाजी जो है वो मगरिब से ही बाहर रोड के ऊपर पूरा बैग वैग लेकर हमारे मस्तूरात वगैरह के साथ में आकर रोड पर खड़े हो जाते हैं, और फिर वो बस जो है ना वो फजर के बाद में आती है। तो यहाँ पर हमारी पूरी एनर्जी पहली रात में ही खत्म हो जाती है। तो हमको जब तक के बस नीचे हमारे बिल्डिंग के सामने नहीं आती है, जब तक के हम नीचे नहीं उतरेंगे।
और हमारे मस्तूरात को नीचे नहीं उतारेंगे। जब बस आने वाली होती है तो बस आने से पहले जो मकतब के लोग होते हैं वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं पहले, और वो चिल्ला पुकार करते हैं हाजी साहब नीचे उतर जाओ, बस आने वाली है, बस आने वाली है। तब हम नीचे उतरेंगे और जब तक हम अपने रूम में बैठ के दुआ वगैरह करेंगे, अपनी पूरी तैयारी करेंगे, बराबर सामान हमारी बैग चेक करेंगे जब बराबर से हमने लिया है कि नहीं, तो तैयार होकर एहराम पहनकर अपने कमरे में आपको बैठना है। ये वहां पर मीना में कंट्रोल रूम बना हुआ होता है, वहां पर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया सब बड़े बड़े अफसरान बैठते हैं और वहां पर एक विंडो बनी हुई थी, वहां पर आप जाकर अपने घूमे हुए हाजी मिसप्लेस अगर कोई रास्ता भटक गया है तो उन हाजियों की कंप्लेंट या और भी कुछ आपको शिकायत है तो आप यहाँ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। अब ये हरम, अजीजिया, मीना और अरफात कहाँ पर है, ये इसके ताल्लुक से देखिए, ये यहाँ पर ऊपर जो रेड सर्कल में दिखाया है ये हरम है। यहाँ पर यहाँ से निकलेंगे तो ये व्हाइट जो नजर आ रहा है ये पूरा मीना है। व्हाइट पूरा जो नजर आ रहा है ये पूरा मीना है और ये बीच में पहाड़ी है, मीना और अजीजिया के बीच में पहाड़ी है और ये पहाड़ी के इस तरफ अजीजिया है। यानी अगर उल्टे हाथ में आपने मीना से उल्टे हाथ में पहाड़ी क्रॉस करके आ गए तो अजीजिया में पहुंच जाएंगे, जहाँ पर हमारे अक्सर हाजी भी आज में रुकने वाले हैं। और मीना से आगे जाएंगे तो ये मुजदलिफा है बीच में, और मुजदलिफा के बाद अराफात है, यानी मीना और अराफात के बीच में मुजदलिफा है। अब इसने हरम से लेकर मीना का डिस्टेंस जो है 7 किलोमीटर है और पूरा मीना जो है ये 5 किलोमीटर है और मीना से अराफात 9 किलोमीटर है और अराफात से वापस मुजदलिफा, अराफात का जो दायरा है वो 4 किलोमीटर का है और अराफात से मुजदलिफा 5 किलोमीटर है। तकरीबन अगर अराफात के लास्ट में अगर आपका खेमा है तो तकरीबन 9 किलोमीटर के आसपास या 12 किलोमीटर के आसपास मुजदलिफा हो जाएगा। अब ये हमारा मीना का मैप है, जो मीना में हमारे इंडियन हाजी कहाँ पर रुकेंगे। तो इसमें जो नीला नीला आपको नजर आ रहा है, ये नीले जो नंबर्स है ये हमारे इंडिया के हाजियों के कैंप्स है, यानी जो हमारे जहाँ पर मीना में हमारे हाजी रुकेंगे जो नीले नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो दोनों पुलों के बीच में जो है ये अब यहाँ पर हमारे इंडिया के 60% हाजी होते हैं। ये दोनों पुलों के बीच में हमारे 60% हाजी है, यहाँ पर रहेंगे। ये पहला पुल जमरात के बाद में पहला पुल और दूसरा पुल उसके बीच में ये 60% हाजी है। जो ब्लू नजर आ रहे हैं ये हमारे इंडियन हाजियों के कैंप्स है। उसके बाद में ये दूसरे पुल के बाद में हमारे समझ लो 20% हाजी दूसरे पुल के बाद में रहेंगे, 20 या 30% हाजी दूसरे पुल के बाद में रहेंगे और ये 10 से 15% हाजी जो है ये मीना के बिल्कुल एकदम राइट साइड में पहाड़ी के ऊपर दूसरे ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद ही आपको ये नजर आएंगे खेमे। तो ये दूसरे पुल के ऊपर चढ़ के आपको राइट साइड में जाना है तो ये यहाँ पर हमारे 10 से 15% हाजी होते हैं। यहाँ पर गोल्डन कलर के पोल्स नजर आएंगे और यहाँ के रास्ते के नंबर 600 से शुरू होंगे। ये समझ लेना कि आपका जो है वो 2 नंबर पुल के एकदम राइट साइड में आपके कैंप है। अब ये मीना का हम थोड़ा सा हवाई सफर करते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि मीना में किस तरह से पहला पुल कहाँ है, दूसरा पुल कहाँ है, खेमे कैसे होंगे। ये जमरात की बिल्डिंग है जहाँ पर हमको कंकरी मारने जाना है। अब यहाँ से जमरात की बिल्डिंग से निकले हम कंकरी मारने, ये टावर्स है, आपको ये जमरात से निकलेंगे तो उल्टे हाथ पे टावर्स नजर आएंगे और इसके सामने मस्जिद खैफ है और ये रोड नंबर 68 है। वहां पे रोड जो है नाम भी है नंबर भी है, लेकिन नाम याद नहीं रहते इसलिए नंबर से देखते हैं हम। ये पहला पुल है, जमरात से निकलने के बाद ये पहला पुल आ गया और ये जो लाल निशान नजर आ रही है ये टनल से आप कुर्बानगाह को जा सकते हैं और जो गोल्डन कलर के पोल होंगे ये भी ये टनल से अपने खेमों की तरफ जा सकते हैं। अब ये बीच में जो आपको रास्ते नजर आ रहे हैं ये रास्ते जो है ये रोड नंबर 202, 204 आगे हम देखेंगे ये आड़िया गलियां है और ये खड़े रास्ते हैं। वही देखिए यहाँ पर सब पूरे खेमे आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, सारी गलियां एक जैसी नजर आ रही। ये दूसरा पुल आ गया, ये दूसरे पुल से अगर उस तरफ एकदम आखिर में जाएंगे तो वहां पर वो गोल्डन पोल वाले आएंगे और इधर उल्टे हाथ पे इधर जाएंगे तो अजीजिया पहुंच जाएंगे। दूसरे नंबर के पुल से अगर चलते हुए आप उल्टे हाथ पे निकल गए तो अजीजिया पहुंच जाएंगे। ये दूसरे पुल के बाद में हम आगे जा रहे हैं। अभी ये लाल कलर के जो नजर आ रहे हैं ना ये पैदल चलने वाले रास्ते हैं। ये मुजदलिफा से जो पैदल चल के आने वाले हैं ये इस रास्ते से आएंगे, ये 2 रास्ते पैदल चल के आपको मीना में लेकर जाएंगे। ये यहाँ पर मीना की हद खत्म होती है, ये तीसरा पुल है और इस तीसरे पुल के उस तरफ जो मैदान नजर आ रहा है ये मुजदलिफा का मैदान है। यहाँ पर मुजदलिफा का कयाम रहेगा। जो बस से आने वाले हाजी है उनका, ट्रेन से आने वाले ट्रेन के करीब ही रहेंगे। अब ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं पूरा जो सीख रहे हैं ना, इसका मकसद क्या है? तो ये देखिए ये पूरा मीना का मैदान है, ये पूरा के पूरा सफेद चादर नजर आ रही है, पूरे खेमे हैं।
और ये रास्ते एक जैसे, पूरा सब रास्ते एक जैसे है, पूरी खेमे सब एक जैसे है, तो इसके अंदर हम हमारा खेमा कैसे ढूंढेंगे? अगर आपको पोल नंबर मालूम पड़ गया, लेकिन वो पोल नंबर को कैसा पढ़ेंगे और कहाँ पे कौन सा रास्ता कहाँ पर है और हम हमारा खेमा कैसे ढूंढेंगे? मीना में सबसे ज्यादा जो बड़ी परेशानी है वो खेमा भटक जाने की, क्योंकि 8 तारीख को आपको रात को जाएंगे, आप 9 तारीख को आराम करेंगे, तो 9 तारीख की रात को आपको अरफात के लिए लेके जाएंगे, तो आपको रास्ते आपको मालूम नहीं थे, आपने देखा नहीं और अरफात चले गए। फिर अरफात से आप मुजदलफा जाएंगे, मुजदलफा से चल के आपको जो बस वाले हाजी है या मेट्रो वाले हाजी है उनको मुजदलफा से खुद ही आना है। वहां पे आपको वहां से बस नहीं होगी, गाड़ी नहीं होगी, मोहल्ले का आदमी नहीं होगा। मुजदलफा से मीना चाहे आप जमरात जाओ या अपने कैंप में जाओ, आपको चल के खुद आना है, तो आपको खुद अपना खेमा ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिन भर हाजी अपना खेमा ढूंढने में भटकते रहते हैं। तो इसके लिए इसको थोड़ा आप गौर से देखिए। अभी ये यहाँ पर ये जमरात की बिल्डिंग है जहाँ पर हमको कंकरी मारने के लिए जाना है। ये यहाँ पर मस्जिद खैब जो मैंने बताया था वो टावर के सामने जो है यहाँ पर मस्जिद खैब है। ये जमरात के पास से आगे आने के बाद पहला पुल, ये दूसरा पुल, पहला पुल जो है वो किंग खालिद ब्रिज है, दूसरा अब्दुल अजीज ब्रिज है। ये अब्दुल अजीज ब्रिज राइट साइड में जो है ये वो कुर्बानगाह की तरफ, और जो गोल्डन पोल है उसकी तरफ जो हाजी है 600 नंबर के रोड वाले हाजी इस तरफ जाएंगे तो ये अपने खेमों की तरफ जाएंगे, और उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो ये अजीजिया में जाएंगे। जो पहाड़ी नजर आ रही है इसको क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे तो ये अजीजिया में जाएगा, बीच वाला पुल 2 नंबर वाला जमरात के बाद। और ये जो पीला ये छत वाला रास्ता है ये मुजदलफा से लेकर पूरा जमरात तक के पूरी छत है, यानी धूप में आपको जमरात को कंकरी मारने जाना है तो आप ये छत वाले रास्ते से जाएंगे तो आपको छाता लेने की जरूरत नहीं, ये काफी अच्छा रास्ता है, ये छत वाला रास्ता है। तो ये पहाड़ी के नीचे जो पहला रास्ता है ये छत वाला, और उसके बाजू वाला रास्ता 50 नंबर का रास्ता है, ये सबसे पहले उल्टे हाथ पर आने वाला पहला रास्ता। इसके बाद में आगे सारे रास्ते हैं सीधे हाथ की तरफ। अब ये मीना में खेमा और कैंप ये दोनों का फर्क भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाजी जो है ना वो पता पूछने में खेमा नंबर बता के अपना पता पूछते हैं, तो वो खेमा नंबर बता के आपको कोई अपना एड्रेस नहीं बता पाएगा। आपको अपना कैंप नंबर क्या है, खेमा नंबर क्या है, ये सब मालूम होना बहुत जरूरी है। तो एक खेमा जो है एक 50 हाजियों का एक खेमा होता है, 50 या 75 या 100 हाजियों का एक खेमा होता है, और ऐसे कई खेमों का बनकर एक कैंप बनता है। और उस कैंप में उस मोहल्ले के तमाम हाजी, यानी जैसे 3 से 4,000 हाजी होंगे उस मकतब को या सर्विस सेंटर को दिए हुए, वो उस कैंप में रहेंगे। तो ये कैंप नंबर और खेमा नंबर का खेमा यानी टेंट का फर्क है। अब ये इस तरह के व्हाइट जो पोल है ये पहले पुराने जो लास्ट ईयर चेंज किए उन्होंने, ये पहले इस तरह के पोल नंबर हुआ करते थे, अब ये इस तरह के पोल नंबर है। ये अब जो है पोल जो है कलर कोडिंग में हो गए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ लाल कलर के हैं, कुछ गोल्डन है, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है, तो ये पोल का कलर कोडिंग हो चुका है। इस तरह से आपके पोल रहेंगे और आपका जो कैंप होगा उसके टॉप पर ये पोल बने हुए होंगे। अब ये जो इस पे नंबर्स लिखे हैं, ये नंबर क्या है हमें समझना है। हम इसका फोटो ले लेंगे, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ेंगे वो हमें समझना है। तो इसमें जो ऊपर नंबर है 29, ये हमारा कैंप नंबर है या पोल नंबर है, और इसके नीचे जो है ये हमारा रोड नंबर है। तो हमें अपना कैंप ढूंढना है और उससे पहले हमको अपना रोड ढूंढना है। हमारा रोड नंबर है 62 और कैंप नंबर है 29। और जब आप अपने खेमे के पास खड़े रहेंगे, खेमे के एंट्रेंस पर, जब आप मीना में अपने मकतब के कैंप के गेट के ऊपर जाएंगे तो ये इस तरह से वो मकतब के गेट के बाजू में इस तरह का पोल लगा होगा, वो आपके मकतब का एड्रेस है पूरा, यानी आपका मकतब कौन से रोड नंबर पर है और उसका पोल नंबर या कैंप नंबर क्या है। तो ये ऊपर वाला जैसे अभी हमने पहले स्लाइड में देखा, ऊपर वाला नंबर है वो कैंप नंबर है 29 और रोड नंबर 62 है। तो ये हमारे गेट का जो मकतब का गेट होगा उसके ऊपर भी ये सारा लिखा हुआ रहेगा, ये 29 नंबर रोड नंबर 62, ये हमारे गेट के ऊपर भी लिखा हुआ है, देखिए 29 और 62, ये 29 नंबर रोड और कैंप नंबर और नीचे रोड नंबर 62। और ये जो जोन है, जैसे मीना को जमरात को कंकरी मारने के हिसाब से जोन में बांटा गया है, यानी सेक्टर्स में बांटा गया है, जैसे न्यू मुंबई में हमारे सेक्टर होते हैं ना वैसे। तो ये 4 नंबर का जोन है। तो ये जोन के हिसाब से कलर जैसे बताए गए थे कि लाल कलर का होगा तो ये कलर का जोन होगा, उस तरह से अलग अलग कलर के जोन होंगे।
तो ये गेट के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसकी आपको तस्वीर लेना है और ये एड्रेस आपको पूछना है। तो ये पूछना है कि रोड नंबर 62 का है, पहले आप पूछेंगे और उसके बाद में कैंप नंबर 29 को ढूंढेंगे। और ये मकतब नंबर 17 का गेट है, यहाँ पर देखिए ये मकतब नंबर 17 लिखा हुआ है, ये मकतब नंबर 17 का गेट है। ये सेम सब मकतब के गेट इसी तरह से बने हुए रहेंगे। अब ये हमारा जो खेमा कार्ड जो हमने पहले देखा था, तो उसके ऊपर भी ये तमाम इंफॉर्मेशन जो ये गेट के ऊपर लिखी हुई है, पोल के ऊपर लिखी हुई है, तमाम इंफॉर्मेशन ये हमारे खेमे कार्ड के ऊपर भी लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए ये टेंट कार्ड यानी खेमा कार्ड लिखा हुआ रहेगा अरबी में, इंग्लिश में, और ये 17 नंबर मकतब का खेमा कार्ड है। तो ये यहाँ पर 17 नंबर मकतब है और यहाँ पर ये उसका जो मकतब का मैनेजर है उसका वो कंप्लेंट करने के लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है, मोबाइल नंबर है। यहाँ पर जो मीना का एड्रेस है आपका 29/62, ये मीना का कैंप का एड्रेस है। तो ये यहाँ पर कार्ड में नीचे लिखा हुआ रहेगा और ये अराफात का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ होगा उसके बाजू में। और जो खेमा नंबर है, अभी वो कैंप नंबर हो गया, अब ये खेमा नंबर है, ये खेमा नंबर 5 है। यहाँ पर वो आपके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रहेगा। ये मर्दों का 5 नंबर का खेमा है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, मेल 5। अभी अंदर आप जब वो मकतब के गेट से आप अंदर जाएंगे तो अंदर जो खेमे होंगे, जो 50-50 लोगों के खेमे मैंने बताया था, तो वो खेमे का नंबर है वो 5 है। तो आप जो मकतब के गेट से अंदर जाएंगे तो अंदर वो आपको खेमे के नंबर्स नजर आएंगे। तो ये जैसे ये 5 नंबर का, ये यहाँ पर अभी इस तरह का रिस्ट बेल्ट टाइप में भी कभी कभी खेमा काट लेते हैं, तो उसमें भी देखिए नीचे 38 नंबर लिखा हुआ है और नीचे 5 नंबर लिखा हुआ है। और ये मर्दों और मस्तूरात की तस्वीर भी बनी रहेगी। तो जो मर्दों के खेमे होंगे उस पर मर्दों की तस्वीर होगी, जो लेडीज का रहेगा उस पर लेडीज की तस्वीर होगी। तो ये 5 नंबर खेमा है, तो ये 5 नंबर था, गेट के ऊपर 5 नंबर लिखा होगा, उसी में आपको जाना है। कोई दूसरे खेमे में जाकर नहीं बैठेंगे। अक्सर हाजी क्या करते हैं, जो भी खेमे में खाली जगह मिल गई उसमें जाके बैठ जाते हैं, फिर वो दूसरे हाजियों को जगह नहीं मिलती है, फिर बहुत सारे हाजी बाहर मीना में रोड के ऊपर बैठे रहते हैं क्योंकि उनके खेमे में जगह ही नहीं होती है। तो अपने अपने खेमों में आपको जाके बैठना है, ढूंढकर मकतब के आदमी को पूछकर अपना खेमा ढूंढकर उसमें जाना है आपको। ये 10 नंबर खेमा है। तो ये मस्तूरात के खेमे कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर मर्दों के है और इस तरफ मस्तूरात के सामने बीच में गली होगी इस तरह से, इसलिए अलग बैग लेकर जाना है। ये मीना में आपको क्या क्या मिलेगा, ये उसमें देखिए ये बेडशीट है, ये आपके बेड के ऊपर रखा हुआ रहेगा, ये चादर है, ये पिलो कवर है, तकिए का कवर है, ये छाता है और पानी की बोतल। ये इतना सामान वहां पर लास्ट ईयर दिया गया था। इस साल का क्या है, इस साल भी मिलने की उम्मीद है इंशाल्लाह। तो इस तरह से आपके बेड के ऊपर रखा रहेगा। अब ये लास्ट ईयर इस तरह के बेड थे, लेकिन ये बेड जो है अभी इस साल इंशाल्लाह इस तरह के सोफा कम बेड टाइप के बेड होंगे। लेकिन ये जो है ना, ये कोरोना के टाइम का जो नजारा है खेमे का, इसमें बीच बीच में गैप रखा हुआ है। अभी आप जाएंगे ना तो ये बिल्कुल गैप नहीं होगा, बिल्कुल चिपक के गद्दे होंगे। अगर हाजी खाते पीते घर के हैं तो वो पीठ पे नहीं सो सकते, एक करवट ही सोना पड़ेगा, इतना छोटा बेड होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल सामान मुख्तसर सा लेकर जाना है, क्योंकि ये बिल्कुल जगह नहीं होगी चलने फिरने की, बीच में कहीं भी जगह नहीं होगी। थोड़ी जगह नजर आ रही है ना, वहां पर आपको इस साल ये कहा गया है कि बैग रखने के लिए ऊपर रैक भी बने हुए होंगे। तो दुआ करो जितना कहा गया उतना हमको हज मिशन की तरफ से मिल जाए, उनके लिए भी आसानी पैदा हो। तो ये बैग रखने के लिए आपको रैक मिलेगा और इस तरह के गद्दे मिलेंगे। इस साल है, पिछले साल ये नहीं था। अगर ट्रॉली बैग वगैरह लेके जाएंगे ना तो यहाँ पे रखने में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए आपको पीठ पे अटकाने वाला बैग लेके जाना है, जिससे आपको ट्रेन में चढ़ने उतरने में चलने में सहूलत होगी। और बिल्कुल मुख्तसर सा सामान लेकर जाना है। ये फोल्ड करने के बाद इस तरह से सोफा बन जाएगा। अब जो पोल नंबर है, ये पोल नंबर हमने लिख तो लिया, मालूम कर लिया, लेकिन वो पोल के ऊपर का जो नंबर है उसको हम ढूंढेंगे कैसा, उसका क्या लॉजिक है, ये अगर हमको मालूम नहीं तो हम कैसा ढूंढेंगे। तो वो पोल नंबर किस तरह से बनते हैं वो हम इंशाल्लाह यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अहम है, इसको थोड़ा ध्यान से गौर से सुनिए। अब ये उस तरफ जो है सामने जमरात की तरफ का डायरेक्शन है और पीछे जो है मुजदलफा की तरफ का डायरेक्शन है। तो ये यहाँ पर ये पहला पोल नंबर है। रोड नंबर ऊपर क्या है, बोलिए हाजी साहब, ऊपर रोड नंबर क्या है? तो ये रोड के सीधे हाथ की तरफ हर पोल जो होगा वो ताक अदद का होगा, यानी एक नंबर जो है वो सीधे हाथ पे होगा। पूरे पोल जो है सीधे हाथ के ये ताक अदद वाले होंगे, यानी ऑड नंबर्स होंगे, यानी 1, 3, 5, 7। ये पूरे पोल जो है वो ताक अदद वाले ऑड नंबर्स वाले कहां होंगे? रोड के, सब बोलिए, रोड के सीधे हाथ पे। और जमरात की तरफ आपका डायरेक्शन होना चाहिए, अगर आपका चेहरा जमरात की तरफ है तो आपके सीधे हाथ की तरफ 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर वाले होंगे और उल्टे हाथ पे सब
जुफ्त अदद वाले हो गए, यानी इवन नंबर। तो ये 2 नंबर हुआ, 4 नंबर हुआ, 6 नंबर हुआ, 8 नंबर हुआ। तो ये जमरात की तरफ से अगर आप मुजदलिफा की तरफ चलते हुए जाएंगे तो पोल नंबर क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। यानी जमरात के पास 2 नंबर है, पीछे 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 आप चलते जाएंगे मुजदलिफा की तरफ तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। समझ रहे हैं साहब? तो इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। अच्छा, अगर अभी आप समझ गए तो ये मुझे बताइए कि अभी ये रोड नंबर कितना है? क्यों 56 है? सब लोग नहीं बोल रहे। इसमें नीचे वाला नंबर 56 है, ये पोल के नीचे वाला नंबर 56 है, इसलिए ये रोड नंबर कितना नंबर है? 56। तो ये कोई भी कहीं भी आप खड़े हो गए और आपने देखा, जगह जगह आपको पोल नजर आएंगे, आप पोल पे देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन से रोड के ऊपर खड़ा हूं। अगर नीचे वाला नंबर देख लिया आपने तो वो आपका रोड नंबर है। तो ये रोड नंबर 56 है। तो अभी इसके लेफ्ट साइड में कौन सा पोल नंबर आएगा? नीचे क्या होगा? 2 बटा और इसके रोड नंबर 56 है क्योंकि इसके नीचे वाला नंबर 56 है। तो ये रोड नंबर 56 हुआ है। आगे बताइए, इसके आगे, इसके बाद लेफ्ट में क्या आएगा? इसके बाद अब यहाँ पे ना पूरे यानी मीना के जितने हाजी है, कोई भी आपको पूछेगा तो बगैर नक्शा देके आप हाजी की रहबरी कर सकते हैं। अगर आपको एक हाजी मिला रोड नंबर 56 का, वो खड़ा हुआ है पोल नंबर 50/56 पर और उसका कैंप आपने देखा, उसके खेमा कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है 25/56, तो आप उसको 56 नंबर रोड पर लेके चले जाओ, उसको बोलना हाजी साहब 25, एक 12-15 पोल के बाद में आप इसको देखते चले ना, ये कम होता जाएगा, यानी 25 पर हो आप, तो ये आप उल्टे हाथ में आपका पोल आएगा क्योंकि 50 नंबर है ना। इवन नंबर वाला जुफ्त अदद वाला पोल है तो रास्ते के उल्टे हाथ में आएगा। तो आप उल्टे हाथ में देखते देखते चले जाना। तो पहले आपका 24 आएगा, उसके बाद 22 आएगा, उसके बाद में 20 आएगा, उसके बाद में 18 आएगा। इस तरह से आप चलते जाओ हाजी साहब, ये रोड से सीधा उल्टे हाथ पे आपका काम। इतना भी बता सकते हैं कि आप रोड के कुछ तरफ आपका खेमा आएगा, कैंप आएगा। समझ रहे हाजी साहब? तो ये आप सवाब भी कमा सकते हैं लोगों को रास्ता बताकर। अब ये मीना जो है, ये जैसे हमारे नई मुंबई के सेक्टर से ये मीना नई मुंबई को सेक्टर में बांटा गया है, उस तरह से ये मीना को भी सेक्टर में बांटा गया है। तो ये जमरात के पास जो है ना, ये 1 नंबर जोन है, यानी 1 नंबर सेक्टर है। पूरा जमरात और पहले पुल तक का एरिया है वो जोन 1 है, और ये पहला और दूसरे पुल के बीच में जोन 2 है, और ये जोन 2 के बाजू में जोन 3 है, और ये दूसरे पुल के बाजू में 4 नंबर। तो हमारे 2 नंबर और 4 नंबर में हमारे ज्यादातर हाजिर रहेंगे, ये 2 नंबर और 4 नंबर में। ये जोन 5 है, ये मुजदलिफा की बॉर्डर पे, और ये 6 नंबर जो है, इसको मैं ज्यादा बार गोल्डन पोल बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारे 10-15% ही हाजिर रहते हैं, लेकिन वो ढूंढने में बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये जो है ना, ये पहाड़ी के ऊपर है। ये नीचे मीना में कितना भी घूमेंगे आप, नीचे नहीं मिलेगा आपको ये दूसरे पुल के ऊपर चढ़ के जब आप राइट साइड में आखिर में जाएंगे तभी ये खेमे आपको नजर आएंगे। तो इसलिए मैं बार इसके ऊपर थोड़ा जोर डाल रहा हूँ क्योंकि ये हाजी बहुत परेशान होते हैं जिनके गोल्डन कलर के पोल है, हालांकि बहुत आसान है। अब ये मीना में जो है सिर्फ 4 से 5 रास्ते हैं जो अहम है, छोटी गली को छोड़ दो आप, लेकिन जो अराफात से पूरे मुजदलिफा तक आने वाले जो है, ये सिर्फ 4 से 5 रोड है जो हमारे काम के हैं, जहां से हमको गुजरना है। तो ये उल्टे हाथ पे अगर आप जमरात की तरफ देख रहे हो तो अगर आप उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो पहाड़ी के ऊपर आपको मेट्रो ट्रेन चलती हुई नजर आएगी पहाड़ी के ऊपर। तो समझ लो अगर उल्टे हाथ पे आपके मेट्रो ट्रेन है तो आपका रुख किधर है? जमरात की तरफ। अभी उल्टे हाथ से अगर वो पहाड़ी जमरात के मेट्रो स्टेशन के नीचे ये 38 नंबर का और 44 नंबर का, ये 2 रास्ते पहाड़ी के ऊपर है, तो ये हमको कुछ उससे ज्यादा सफर नहीं करना है। पहला रास्ता जो हमारा आएगा वो 50 नंबर का रास्ता है, ये वो छत वाले रास्ते के बाजू में है। उसके बाद में 56 नंबर का रास्ता है, उसके नाम भी लिखे हुए मलिक फैसल रोड, जोहरा रोड, सुकुल अरब रोड। ये 3 रास्ते जो है वो 68 नंबर का रोड। ये 4 रास्ते हमारे लिए अहम है, ये पूरे अराफात से लेके पूरा जमरात तक आते हैं। तो ये 4 रास्ते हमारे लिए बहुत मेन अहम है। और नीचे भी जो छोटी गलियां है ये 202, 204, 206। तो ये जो हाईवे होंगे, बड़े रास्ते जो अराफात से लेके पूरे जमरात तक आते हैं, ये 2 नंबर के होंगे, 2 डिजिट के होंगे, यानी 50, 56, 62, 68। और जो गली होगी छोटी, यानी जो सेक्टर में रहेगी, सिर्फ जोन नंबर 2 का रास्ता है तो 200 से शुरू होगा, जोन नंबर 3 का रास्ता है तो 300 से शुरू होगा, और वो 3 डिजिट का होगा।
तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और 3 पुल है, पहला पुल जो है वो खालिद ब्रिज है जमरात के पास, और दूसरा पुल जो है अब्दुल अजीज ब्रिज है जो बीच में है, और आखिरी पुल मुजदलफा के बॉर्डर पर है जो किंग फैसल ब्रिज है। और पैदल चलने वाले 3 रास्ते हैं। पेडेस्ट्रियन रोड नंबर 1 जो है वो छत वाला रास्ता है, पैदल चलने वाले रास्ते को पेडेस्ट्रियन रोड का बोर्ड लगा हुआ रहेगा। तो 4 और 15 ये 3 पैदल चलने वाले रास्ते हैं। अब ये रास्तों की बनावट किस तरह से है, अब पहले सबसे पहले आपको अपना खेमा ढूंढने के लिए पहले अपना रास्ता ढूंढना है कि हमारा कौन से नंबर के रास्ते पे हमारा खेमा है। तो वो रास्ता कैसे ढूंढेंगे, तो ये सबसे पहले जो है, अगर ऊपर पहाड़ी पे आपने मेट्रो देखी, मेट्रो के नीचे पहाड़ी पे सबसे पहला जो रास्ता होगा वो 50 नंबर का होगा। और जैसे पोल का नंबर जैसे जमरात से लेके इस तरफ मुजदलफा की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था, उस तरह से रास्ते का नंबर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। यानी उल्टे हाथ से सबसे पहला रास्ता 50 नंबर आ गया, उसके बाद का रास्ता होगा 56 नंबर, उसके बाद का होगा 62 नंबर, और उसके बाद में जो है मीना के एकदम आखिर में, यानी मीना के सबसे लेफ्ट में सबसे पहला रास्ता 50 नंबर और मीना के राइट में सबसे आखिरी रास्ता 68 नंबर का होगा। और बीच में ये सब जो है ये 56 और 62 नंबर होगा, और ये 3 छोटी गलियां होगी। इसको खास तौर पे इसलिए बता रहा हूं कि ये रोड नंबर 202, 204 और 56, 62 इस पर हमारे 60% हाजियों के कैंप्स रहेंगे। तो और ये 202 नंबर का रास्ता है, ये बीच में ही खत्म हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अगर आपका 202 नंबर के ऊपर आपका कैंप है तो ये बीच में खत्म हो जाएगा। इससे आपको लेफ्ट करेंगे तो 62 नंबर के रास्ते पे जाएंगे, राइट टर्न करेंगे तो 204 नंबर के रास्ते पे जाएंगे। अब ये जैसे ये 62 नंबर का हाईवे है, ये पूरा अरफात से लेके जमरात तक आ रहा है। तो ये और इसको दो रोड्स के बीच में, जो हाईवे हो या गली हो, उसके बीच में ना क्रॉस करने के लिए आपको छोटी छोटी गलियां होगी। जैसे कि ये अभी ये 213 नंबर की गली है, ये 215 नंबर की गली है। तो ये गली भी है ना, जो जमरात की तरफ से अगर मुजदलफा की तरफ जाएंगे तो गली का नंबर भी बढ़ता हुआ जाएगा, 13, 15, 17, 18 इस तरह से। यानी आधे रोड जो होंगे वो ताक अदद वाले होंगे। अगर आपका 202 नंबर पे कैंप है और आप 62 नंबर पे जा रहे हो, तो आप थोड़ा 62 नंबर से आगे चल के जाओ, जो भी गली राइट साइड में टर्न पे आएगी उसको राइट साइड को टर्न करके जाओ, आप 202 नंबर का रोड आएगा। फिर 202 नंबर से आपको अपने पोल तक के चल के जाना है। अब ये खास याद रखने वाली बात है जो अभी मैंने आपको बताया, उसका पूरा ये सार है, इसकी पूरी समरी है। जो हमारा पोल होगा उसके ऊपर वाला नंबर कैंप नंबर होगा और नीचे वाला जो है वो रोड नंबर होगा। पोल का नंबर जमरात से शुरू होगा और अरफात की तरफ बढ़ता चला जाएगा। मेन रोड जो है वो 2 डिजिट के रहेंगे, जो अरफात से लेकर जमरात तक जाते हैं 50, 56, 62 और 68। और जो छोटे जोन में गलियां, जो गलियां है वो जो जोन में खत्म हो जाएगी उसकी 3 डिजिट रहेंगी। जैसे 202, 204, 602, 604, जो 6 नंबर जोन में रहेगी उसके नंबर स्टार्ट होंगे 6 से, जो 5 नंबर रहेंगे उनके 5 से। मीना टोटल 7 जोन में बटा हुआ है, और जो छोटी गलियां हैं, गलियों के नंबर है वो जोन नंबर जैसे 601 और 502 इस तरह से रहेंगे। ये हमारे लिए जो मैं छत वाला रास्ता आपको बता रहा था, अजी साहब मेरे पास अभी सिर्फ 18 मिनट बचे हैं, और ये 18 मिनट है ना आपको बहुत काम आएंगे। ये आपको 8 घंटा मीना में घूमने से बचाएंगे। तो थोड़ा सा 18 मिनट करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, आप मुझे याद करेंगे इंशाल्लाह मीना में। 12:30 बजे आपको छुट्टी है, सिर्फ 18 मिनट बचे हैं मेरे पास में, तो आप थोड़ा सा तवज्जो से सुनिए इसको। ये छत वाला रास्ता है, ये पूरा मुजदलफा से लेके जमरात तक जाता है। इसमें देखिए आप पंखे वगैरह लगे हुए हैं, छत है, आपको गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि 50 डिग्री में धूप में घूमना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये छत वाला रास्ता है, इसको आपको जो पैदल चलने वाले हैं इनको इस रास्ते से जाना है। अब ये पैदल चलने वाला रास्ता देखिए, इसके अंदर ये ब्लू कलर के आपको राइट साइड में नजर आ रहा है ना, ये वॉशरूम है। इसके अंदर काफी अच्छे वॉशरूम्स होते हैं, वजू खाने वगैरह होते हैं। तो आप यहाँ पर अगर आपका इसके बाजू में कैंप है तो ये छत वाले रास्ते में आकर आप फारिग होने के लिए, वजू खाने के लिए इस पर आ सकते हैं, अगर आपके 56 नंबर रोड पर अगर आपके कैंप है तो ये काफी अच्छा रास्ता है। इससे हमको पैदल चल के अगर जाना है जमरात को कंकरी मारने तो इससे जा सकते हैं, इससे वापस नहीं आ सकते, जाने के लिए सिर्फ ये रास्ता है। अब ये जमरात का ब्रिज है, जमरात की जो बिल्डिंग है ये 4 फ्लोर की है, और आप कौन से फ्लोर पे कंकरी मारने जाएंगे ये आप नहीं तय कर सकते। जिस रास्ते को आपने चुना है वो रास्ता तय करेगा कि आप कौन से फ्लोर पे कंकरी मारने के लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर देखिए ग्राउंड फ्लोर पे जो है ये 56 नंबर रास्ता है और ये 62 नंबर का रास्ता है। ये 2 ग्राउंड फ्लोर पे कंकरी मारने जाएंगे। जो लोग 56 नंबर के रास्ते से जाएंगे और 62 नंबर के रास्ते जाएंगे ये ग्राउंड फ्लोर पे कंकरी मारेंगे।
तो जिनको चढ़ान चढ़ने में या थोड़ा सा मुश्किल है या बुजुर्ग लोग हैं थोड़े चढ़ान नहीं चढ़ सकते, तो वो लोग को 56 और 62 नंबर रोड से जाना चाहिए, तो वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे कंकरी मारने जाएंगे। अब ये पहली मंजिल पे जो कंकरी मारने जाएंगे, ये जो छत वाले रास्ते से आएंगे, ये लोग पहले मंजिल पे कंकरी मारने जाएंगे, और रोड नंबर 202, 204 से जो आएंगे वो पहले मंजिल पे कंकरी मारने जाएंगे। तो इसलिए अगर चढ़ान आपको नहीं चढ़ना है, आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, तो जो 202 नंबर रोड वाले हैं वो उल्टे हाथ पे क्रॉस करके आएंगे और रोड नंबर 62 से जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे कंकरी मारने के लिए। और सेकंड फ्लोर पर जो है ये अजीजिया की तरफ से जो पहाड़ी है, वो पहाड़ी के ऊपर बस लाकर छोड़ती है और बीच में टनल से आपको चल के आना है। तो उस रास्ते से अगर आप आते हैं अजीजिया से, बस से वो पहाड़ी के ऊपर आ गए, तो ये सेकंड फ्लोर पे टनल क्रॉस करके आप सेकंड फ्लोर पे कंकरी मारने जा सकते हैं। और सेकंड फ्लोर पे जो मक्के की तरफ से आएंगे, यानी तवा पे ज्यादा करके अगर कंकरी मारने जा रहे हैं तो ये सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, और कंकरी मारने के बाद फिर वापस मक्के की तरफ ही बाहर निकाल देगा आपको। तो अगर आपको वापस मीना की तरफ जाना है तो आपको ये जो गोल इमारतें नजर आ रही है, इसके अंदर सीढ़ी और लिफ्ट है, इससे आपको नीचे उतर के आना है, फ्लोर चेंज करना है, तब आप जाके वापस मीना की तरफ रिटर्न जा सकते हैं। अब थर्ड फ्लोर पर जो है, तो ये जो 6 नंबर जोन में यानी 600 वाले जो रोड नंबर पे जिनके कैंप होंगे, तो वो लोग के लिए ये टनल से वो लोग आएंगे और तीसरी मंजिल पे कंकरी मारेंगे। ये 2 पहाड़ियों को क्रॉस करता हुआ टनल आएगा और ये थर्ड फ्लोर पे कंकरी मारने के लिए जाएगा। तो ये अगर वो टनल से आएंगे तो आसानी से टनल के साथ आएंगे, ग्रीन लाइन से आएंगे, यहाँ से कंकरी मारेंगे, और ये रेड लाइन जा रही है, यहाँ से वापस टनल के जरिए वापस जाएंगे। अब एक हाजी परेशान इसलिए होता है क्योंकि वो कंकरी मारने आता है अलग रास्ते से, और जब वापस कंकरी मार के वापस निकलता है तो दूसरे रास्ते से निकलता है, तो उसको अपना खेमा समझ में नहीं आता है। तो कंकरी मारने के लिए जाने के लिए हमारे पास में 4 रास्ते हैं। ये देखिए जो ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं ना, ये 204 पहले ये छत वाला रास्ता है, पेडेस्ट्रियन रोड नंबर 1, 56, 62 और 204, ये 4 रास्ते हैं कंकरी मारने के लिए आने के लिए। इससे आप वापस नहीं जा सकते। वापस जाने के लिए आपको ये उल्टे हाथ से बाहर निकलेंगे तो रोड नंबर 50 मस्जिद खैब के सामने से जाना है, या रोड नंबर 68 उल्टे हाथ से निकलेंगे तो ये रोड नंबर सीधे हाथ से बाहर निकलेंगे तो रोड नंबर 68 से आपको वापस रिटर्न जाना है। ये वापस जाने के रास्ते, ये 4 आने के लिए है और ये 2 वापस जाने के लिए। अब चौथी मंजिल जो है जमरात की, उस पर जो मेट्रो ट्रेन से आने वाले हाजी है वो कंकरी मारेंगे, और जिनके कैंप्स जो है ये 56 नंबर, 62 नंबर, 202, 204 से है, वो लोग कंकरी मारने के बाद उल्टे हाथ से बाहर निकलेंगे। जितने भी हाजी है 56, 62, 202, 204 नंबर रोड पर जिनके खेमे होंगे, वो लोग कंकरी मारने के बाद उल्टे हाथ से बाहर निकलेंगे और रोड नंबर 50 से अपने खेमे तक जाएंगे। आगे आगे कैसा जाना है वो बताएंगे इंशाल्लाह। और जिनके 600 वाले रोड होंगे या रोड नंबर 68 पे जिनके कैंप्स होंगे, वो लोग कंकरी मारने के बाद राइट साइड से बाहर निकलेंगे। कंकरी मारी अपने सीधे हाथ से बाहर निकलेंगे तो रोड नंबर 68 से बाहर जाएंगे। अब चौथे मंजिल के ऊपर जो कंकरी मारने जाएंगे वो मेट्रो वाले हाजी होंगे, यानी जो मेट्रो ट्रेन से आएंगे या जिनको मेट्रो ट्रेन है तो वो कंकरी मारने का ट्रेन से जाएंगे, तो चौथी मंजिल पे टेरिस स्टेशन 3 पे जाएंगे, कंकरी मारकर फिर रिटर्न आएंगे। तो आपका 9 बजे आपकी कंकरी हो जाएगी जो मेट्रो वाले हैं उनकी। तो आपको बीच में कहीं उतरना नहीं है। मुजदलिफा से जब आएंगे, इसको बात को आप ध्यान रखना, ट्रेन रुकेगी मीना 2 पर, लेकिन आप उतरना नहीं, डायरेक्ट जमरात जाना। जितना भी आपके पास बैग बड़ा होगा कोई मसला नहीं, चौथे फ्लोर पे आप जा सकते हो बैग लेके। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे बड़ा बैग रहेगा तो आपको कैंप में रख के जाना पड़ेगा। ये मेट्रो का प्लेटफॉर्म देखिए हमारे जैसा नहीं होगा, 2 प्लेटफॉर्म होंगे। ये इस तरह से आपको पहले बाहर के प्लेटफॉर्म पर वेटिंग कराया जाएगा, और फिर जब अंदर वाले प्लेटफॉर्म के लोग ट्रेन में सवार हो जाएंगे तब ये वाले प्लेटफॉर्म के लोग अंदर वाले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ये यहाँ के हाजी जब मेट्रो में बैठेंगे तब पीछे वाले हाजी आगे जाएंगे। तो मेट्रो का सफर सिर्फ 10-20 मिनट का है, लेकिन आपको 1-1 घंटा लग सकता है ऊपर ये प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए। तो आप उस तरह से पानी वगैरह पूरी तैयारी से आपको जाना है। अब ये छत वाला रास्ता है, उसके बाजू में जो हम कंकरी मार के वापस उल्टे हाथ से बाहर निकलेंगे तो ये 50 नंबर का रास्ता है। ये बहुत अहम है, इसलिए इसको खास तौर पे बताया जा रहा है। उल्टे हाथ पे जो छत दिख रही है ये छत वाला रास्ता है, उसके बाजू में जो है 50 नंबर का रास्ता है। अब जिनके खेमे पहले और दूसरे पुल के बीच में होंगे, रोड नंबर 56, 62, 202 और 204 पे, तो ये आप थोड़ा पहला पुल क्रॉस करने के बाद जब थोड़ा आगे जाएंगे तो ये सीधे हाथ पर एक ब्रिज चढ़ान नजर आएगी। तो ये चढ़ान पर आपको चढ़ना है और फिर छत वाला रास्ता क्रॉस करेंगे। ये जो छत वाला रास्ता बाजू में आपको नजर आ रहा है, इसको क्रॉस करेंगे ऊपर से ब्रिज से, तो पहला नीचे उतरेंगे तो 56 नंबर का रास्ता आएगा, दूसरी रास्ते पे उतरेंगे तो 62 नंबर का आएगा, उसके बाद 202, उसके बाद 204। तो जिनके खेमे सेकंड ब्रिज, पहले और दूसरे ब्रिज के बीच में है,
तो वो लोग ये राइट साइड से ये ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे और अपने अपने रोड के ऊपर नीचे उतरेंगे, लेफ्ट टर्न करके छत वाला रास्ता क्रॉस करके। और जिनके खेमे दूसरे नंबर ब्रिज के बाद में है तो वो लोग ये ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, वो लोग सीधा आगे चले जाएंगे और जहां पर वो छत वाला रास्ता खत्म होता है वहां से यू टर्न करके वापस रिटर्न आना पड़ेगा। तो वो जो घुमाते हैं ना वो ऐसे बेकार में नहीं घुमाते, वो सब बताया गया है, आप लोग गलत रास्ता चुनेंगे तो आपको घूमना पड़ेगा। तो जो सेकंड ब्रिज के पास जिनके खेमे हैं सेकंड ब्रिज से पहले, तो उनको इस ब्रिज के ऊपर चढ़ना है। वो वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, कौन से रोड के हाजियों को इस पर चढ़ना है, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है। इसके ऊपर आप चढ़ के आगे जाएंगे और उल्टे हाथ पे चढ़ेंगे, छत वाला रास्ता क्रॉस करके अपने रोड पे नीचे उतरेंगे। ये देखिए इतने रोड जो है ये ऊपर चढ़े आप, ये छत वाला रास्ता आप ब्रिज से क्रॉस करेंगे, यहाँ पे बोर्ड लगाए गए, पहला आ गया 56 नंबर का रास्ता, यहाँ पे आपको नीचे उतरेंगे लेफ्ट में तो 56 नंबर के रास्ते पे उतरेंगे। उसके आगे वाले रास्ते पे जाएंगे तो 62 नंबर का रास्ता होगा, ये 62 नंबर, यहाँ से नीचे उतरेंगे ये 62 नंबर पे उतरेंगे। इस तरह से जो भी अपना रास्ता है उस पर उतरेंगे तो आप आसानी के साथ अपने खेमे में पहुंच जाएंगे। ये ब्रिज जो है ये पूरा आर पार नहीं है, इसमें 204 नंबर तक ही आप जा सकते हैं, 204 पे खत्म हो जाएगा। ये देखिए ये जो सिर्फ जिनके खेमे 2 नंबर पुल के पहले है उनको इस पर चढ़ना है, बाकी लोग आगे चले जाएंगे और ये जहां पर छत वाला रास्ता खत्म होता है वहां तक जाकर फिर वहां से यू टर्न करके वापस आना है आपको, बस इतना ही तो घूमना ही पड़ेगा आपको। ये इस तरह से, यानी जिनके खेमे 56-62 पर ही है लेकिन वो दूसरे वाले पुल के पार है तो वो पूरा छत वाला रास्ता खत्म होने तक आगे जाएंगे और फिर वहां से यू टर्न करके आएंगे। अब ये अरफात है, ये अरफात के खेमे हैं, ये मस्जिद नमरा, जबल रहमत और मेट्रो स्टेशन। तो अब हमारे जो हज कमेटी के खेमे वो ये ब्लू कलर के हैं, तो हमारे ब्लू कलर के खेमे जो है वो मस्जिद निमरा और जबल रहमत से बहुत दूर है। तो अगर हम मस्जिद निमरा गए या जबल रहमत गए तो हम वापस अपने खेमे में आना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। और ये जो आपको बताया थे 50 नंबर पेडेस्ट्रियन और 56 नंबर और 62 नंबर, ये देखिए ये अरफात से जो शुरू होते हैं तो सीधा जमरात तक के जाते हैं। तो जो लोग पैदल हज करना चाहते हैं वो इन 3 में से कोई रास्ता, जो पेडेस्ट्रियन है, 56 है और 62 है, ये रोड अगर पकड़ेंगे तो पूरा यहाँ से मुजदलफा भी जाएंगे और मुजदलफा से आगे जमरात तक भी जाएंगे। ये जबल रहमत है, ये मैदान अरफात है जहाँ पे हमारे मेट्रो के स्टेशन है, मेट्रो 1, अरफात 1, अरफात 2 और अरफात 3। तो हमारे जो खेमे हैं वो इस स्टेशन के करीब में ही होंगे, जो मेट्रो वाले हाजी है उनके हमारे खेमे स्टेशन के करीब होंगे। और ये जो है ये हुदूद अरफात के अंदर ही है और ये मस्जिद नमरा इधर है। इसी तरह से मुजदलफा के भी स्टेशन जो हमने बताए थे 3 हैं, वो भी इसी तरह से। तो जो हाजी मुजदलफा जाएंगे मेट्रो वाले, तो अगर वो मेट्रो स्टेशन के पास कहीं भी क़याम कर लिए तो उनका वकूफ मुजदलफा पूरा हो जाएगा। और जो पैदल जा रहे हैं उनको ये अरफात स्टार्ट हियर और अरफात एंड हियर ये दिखेगा, यानी इस एंड हियर दिखा मतलब आपने अरफात को क्रॉस कर लिया है। इसी तरह से मुजदलफा स्टार्ट हियर का भी बोर्ड आएगा, जो 56 नंबर और 62 नंबर से पैदल जा रहे हैं तो मुजदलफा स्टार्ट हियर के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुजदलफा में एंट्री हो गई, हमारा वकूफ मुजदलफा हो जाएगा। और ये हमारे अरफात के जो खेमे हैं, जैसे खलील भाई बताए थे, इधर सोना नहीं है तो इधर गद्दे नहीं रहेंगे, इस तरह के खुले खेमे रहेंगे, एयर कंडीशन खेमे रहते हैं। ये मुजदलफा का मैदान है, इधर कोई भी छत नहीं रहेगी, कोई भी शेड नहीं रहेगा, सब ओपन है, कोई मार्किंग नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन पोल कैंप कुछ नहीं रहेगा। इस तरह से हमारा मुजदलफा में जो क़याम होता है वो इसी तरह हमको जमीन पे सोना पड़ता है। जो चटाई आप साथ ले जाएंगे वो यहाँ काम आएगी। जो बुजुर्ग हाजी वॉशरूम वगैरह के लिए जाएंगे तो उनके लिए हम बाहर अपना वेट करेंगे ताकि हम यहाँ बिछड़े नहीं। और जो वहां पर पुलिस होती है हम उनसे कोई भी एड्रेस नहीं पूछेंगे। ये पुलिस जो है ये मक्का की रहने वाली नहीं है, ये सऊदी के हर जगह से आती है, इनको पता नहीं होता है, ये खाली आपको बोलेंगे कि आगे जाना है आगे जाना है करके। तो ये जो हमारे खादिमुल हुज्जाज जो इंडिया के फ्लैग वाली जैकेट पहने रहेंगे वॉलंटियर्स, इनसे हम पूछेंगे तो ये हमें अपने खेमे के बारे में सही गाइड करेंगे। अब कुछ बहुत जरूरी बातें हैं वो आप ध्यान रखिए। 7 जिलहज की रात को या 8 जिलहज की जोहर तक ये मकतब के लोग आपको मीना लेकर जाएंगे अपनी अजीजिया की बिल्डिंग से। अजीजिया से मीना आप पैदल हरगिज ना जाएं क्योंकि आप अपना खेमा ढूंढ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप मकतब के लोगों के
8 जिलहज की रात से 9 जिलहज की सुबह तक अरफात की रवानगी होगी। आपका मकतब वाले आपको अपनी जो टाइम अलॉट है उसके हिसाब से लेकर जाएंगे। आप मीना से अरफात पैदल ना जाए, आपको बहुत मुश्किल होगी अपना खेमा ढूंढने, और पूरा दिन आपको जो है गर्मी में निकालना पड़ेगा बिना खेमे के। इसी अगर जो पैदल हज करने वाले हैं वो अरफात की मगरिब के बाद से अपना पैदल हज शुरू करे और मुजदलिफा जाए, और जो बस वाले हैं वो बस से जाएंगे। अरफात में जैसे पता है मस्जिद निमरा और जबल रहमत में जाना बहुत आसान है, वापस आप अपने खेमे में नहीं आ पाएंगे और वहां पर रश बढ़ता चला जाता है। मेट्रो वाले जो है वो अरफात के खेमे के बाउंड्री के आसपास ही रहेंगे, और अरफात से मुजदलिफा जाने वाली जो बस है जिनको मेट्रो नहीं मिली है उनको बस मिलेगी। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये मगरिब से लेकर रात के 2-3 बजे तक कभी भी आएंगी। तो जो लोगों को बस से ही जाना है उनको इंतजार करना पड़ेगा, जो लोग पैदल जाना चाहते हैं वो आगे पैदल जा सकते हैं। और जो मुजदलिफा से हमें जो पैदल जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, हम मुजदलिफा से जमरात डायरेक्ट जाए और अपनी पहले दिन की कंकरी अदा करने के बाद अपने मीना के खेमों में जाए। अगर आप मीना के खेमे में चले गए तो मीना के खेमों का गेट जो है वो मकतब के लोग बंद कर देते हैं। जो टाइम उनको अलॉट है हुकूमत से वही टाइम आपको छोड़ा जाएगा और आपको कंकरी मारने जाएगी। तो जो लोगों ने कुर्बानी अदाई ऑप्ट किए हैं तो उनकी तरतीब में गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह से मुजदलिफा से जो मेट्रो पकड़ के जा रहे हैं वो भी मीना में स्टेशन पे ना रुके, सीधा जमरात पे जाए और कंकरी मार ले। अब कुछ अहम बात, 8 तारीख को जिलहज में 8 तारीख को जब हम मीना जाते हैं तो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमको हमारा जगह नहीं मिल रही है। तो इसमें हम ये करेंगे कि मकतब के लोगों से कहेंगे कि आप सबके आईडी कार्ड चेक करो, जो जिस खेमे का है उसको उस खेमे में भेजा जाए। आप ना करें, ये मकतब के लोगों को बोले। और मेट्रो से जाने वाले मुजदलिफा की हुदूद में ही है, ये बात ध्यान रखना है। तवाफ़े ज़ियारत कब जाए? आफियत ये है कि 11 या 12 तारीख को तवाफ़े ज़ियारत के लिए जाए। 13 की कंकरी के बाद जो खेमे हैं वो हमेशा सुनते कि खेमे उखाड़ दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, रहने की जगह नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 13 के लिए भी खेमे बराबर वहां पर ही रहेंगे जहां पे आप रह रहे, और खाने पीने का भी इंतजाम मकतब के जरिए रहता है। अदाई के कूपन हम अपने साथ मीना लेकर जाए, वरना हमें अपना स्टेटस चेक करने में बहुत दिक्कत होगी। अब जो इस साल 2 साल से जो हो रहा है वो पहले मदीना जा रहे हैं कुछ लोग। 4 तारीख तक की जो फ्लाइट है, 18 अप्रैल से 4 तारीख तक जो फ्लाइट है वो मदीना पहले जाएंगे। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, हम यहाँ से इंडिया से डायरेक्ट मदीना जाएंगे, एहराम की हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर हम अपना हैंड बैग जो है हर जगह अपने साथ लेकर जाएंगे, इसलिए इसके सामान की पैकिंग जो है बहुत अहम है। हमें 3 से 4 दिन का अपना जो सामान है मदीना पहुंचने का वो सब हैंड बैग में हमें पैक करना है। और जो दवाइयाँ हमारी इस्तेमाल करने की वो भी हम अपने हैंड बैग में लेंगे। जो चेक इन बैग है, जो बड़ा बैग है 20 किलो का, वो इंडियन एयरपोर्ट पे आपसे ले लिया जाएगा, और उसके बाद मदीना एयरपोर्ट पे आपको ये बैग नहीं मिलेगा। ये बैग आपको मदीना में आपकी होटल की लॉबी में मिलेगा, और ये लॉबी से आपको अपना बैग आइडेंटिफाई करना है और अपने रूम तक लेकर जाना है। इस 8 से 9 दिन आप मदीना में क़याम करेंगे, फिर उसके बाद आप मक्का रवाना होंगे। मक्का रवानगी से एक दिन पहले आपकी होटल पे लिस्ट लगेगी कि कौन सा हाजी किस बस नंबर में जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि हम उसी बस में जाएंगे जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मकतब के लोगों के पास आपकी एंट्री उस बस के हिसाब से होगी। चेक पॉइंट पे बहुत दिक्कत होगी। आपके जो बैग्स है वो ट्रक के जरिए मक्का पहुंचाए जाएंगे। अजीजिया में आपकी लॉबी में आपके बैग रहेंगे। जल हुलैफा में आपसे उम्रा की नियत के लिए बस रुकाई जाएगी। मक्का में अजीजिया में जब हम पहुंचेंगे तो हमारे बैग हमारे से पहले या कुछ देर बाद हमारी बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे, और हमें अपना बैग आइडेंटिफाई करके अपने रूम में ले जाना। अब जब हमारा सफर खत्म हो रहा है तो 24 से 36 घंटे पहले एयरलाइंस वाले लोग हमारी अजीजिया की बिल्डिंग में आएंगे, हमारा बैग वजन करेंगे और अपने साथ लेकर जाएंगे। अब ये बैग आपको जद्दा एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा, और ये आपको डायरेक्ट इंडियन एयरपोर्ट में मिलेगा। और इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इस बैग में बिल्कुल भी जमजम ना डालें। अगर जमजम रहेगा तो ये बैग एयरलाइंस वाले जो है आपका खोलेंगे और इसमें आपका सामान चोरी होने का डर है।
और हाजी को जमजम जो है वो यहाँ पर इंडियन एयरपोर्ट पे मिलेगा। ये पूरी कहानी थी जो मदीना पहले जा रहे हैं। अब जो लोग मक्का पहले जा रहे हैं वो लोग यहाँ से डायरेक्ट जद्दा जाएंगे। एहराम आप अपने घर से या एयरपोर्ट से पहन के निकलेंगे। यहाँ भी बड़े बैग आपको सबमिट करना है और ये बैग आपको जद्दा के एयरपोर्ट पर नहीं मिलेंगे, ये डायरेक्ट आपको अब अजीजिया में मिलेंगे। अब जद्दा एयरपोर्ट से बस या बुलेट ट्रेन के जरिए आपको अजीजिया ले जाएंगे। हैंड बैग इधर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एहराम उम्रा करने के बाद जो आपको कपड़े लगने वाले वो आपके पास बैग में रहना चाहिए। 5 दिन की दवाई वगैरह रहेगी इसके अंदर। अब आपकी जो रिटर्न फ्लाइट की डेट है उससे 8 या 9 दिन पहले आपको मदीना रवानगी के लिए निकाला जाएगा। आपकी अजीजिया की बिल्डिंग में यहाँ भी लिस्ट लगेगी कि कौन सा हाजी किस बस में जाएगा, हमें इसी लिस्ट के हिसाब से जाना है। चेक पॉइंट के थ्रू आपको गुजारा जाएगा और यहाँ से भी बैग आपका फिर ट्रक के जरिए मदीना लेकर जाया जाएगा। और फिर मदीना से भी हम 24 से 36 घंटे पहले हमारी रिटर्न फ्लाइट के हमारे बैग आपके साथ ले सऊदी एयरलाइंस वाले अपने साथ लेकर चले जाएंगे। और यहाँ जो जद्दा से आ रहे हैं उनका अभी ये कुर्बानी के कूपन है। जो लोग ये अदाई का कूपन, इस तरह से आपको अदाई का कूपन मिलेगा। जिन हाजियों ने हज कमेटी से ऑप्ट किया है कुर्बानी के लिए, उनको इस तरह से कुर्बानी का कूपन मिलेगा। इस कूपन के ऊपर आपका नाम होगा, आपका बिल्डिंग नंबर होगा, आपका रूम नंबर होगा। ये आपको चेक करके लेना है। कवर नंबर भी होगा, ये 361-2-0 है ना, ये कवर नंबर भी आपका होगा इसमें। और इसको हमको चेक कैसा करना है, हमारी कुर्बानी हुई कि नहीं, ये कैसा चेक करना है। इसके ऊपर जो QR कोड आपको नजर आ रहा है, ये आपके मोबाइल के कैमरे से आप स्कैन करेंगे तो ये देखिए मोबाइल से स्कैन किया, ये adai.org को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका adai.org की वेबसाइट पे जाएगा और ये आपका स्टेटस चेक करके ये चेक हो रहा है आपका। ये जब ये पेज आएगा तो आप नीचे जाइए, ये नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कूपन स्टेटस बता रहा है एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे एग्जीक्यूटेड आ गया तो समझ लो आपकी कुर्बानी हो गई। अगर आपकी कुर्बानी नहीं हुई है तो पेंडिंग एग्जीक्यूशन लिखा हुआ आएगा। अगर कुर्बानी हो गई तो एग्जीक्यूटेड आएगा, नहीं हुई है तो पेंडिंग एग्जीक्यूशन आएगा। तो इस तरह से आपको अदाई का कूपन चेक करना है। ये आपके बैगेज के ऊपर जो स्टिकर लगाना है, ये उसका तस्वीर है। ये यानी बहुत आइडियल स्टिकर, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन बड़े लेटर्स में चाहिए वो बड़े में है, जो छोटे में चाहिए वो छोटे में है, और अपना बिल्डिंग नंबर, रूम नंबर ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आपको तुरंत यानी जो सामान उठाने वाले कुली है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अब ये नुसुक का जो कार्ड है, इसमें रोजे की हाजिरी वगैरह बुक करना है। ये ऐप आपको नुसुक ऐप हर हाजी को डाउनलोड करना है। जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो मदीना में, वहाँ पे नुसुक की ऑफिस मदीना के कॉर्नर पे पीछे वाले गेट के पास में होती है। वहां जाकर आप दिखाएंगे तो वहाँ पे इंडियन वॉलंटियर्स भी होते हैं। तो ये आप वहाँ पे नुसुक का जो भी प्रॉब्लम है वो अकाउंट का इस पे सॉल्व कर सकते हैं। और रोजे की हाजिरी बुक करने के लिए देखिए नुसुक में आपको इस तरह से आएगा। यहाँ पे रोजा लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर लेडीज है या जेंट्स है वहां पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर स्लॉट आएगा, जो डेट खाली है, जो टाइम खाली है वो दिखेगा, उसको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे कंफर्म स्लॉट करना है तो कंफर्म करेंगे। तो ये इस तरह से आपका QR कोड जो है ये 2 घंटा पहले आपके अपॉइंटमेंट के फ्लैश होने लगेगा। अब ये व्हाट्सएप नंबर है हज मिशन का और टोल फ्री नंबर है। वहां पे सऊदी में अगर आप इस नंबर पे 800 वाले नंबर पे कॉल करेंगे, इसको आपको पैसा नहीं लगेगा, ये फ्री में आप आपकी कोई भी कंप्लेंट है आप मदद हासिल कर सकते हैं। या व्हाट्सएप नंबर पे इंडिया से भी व्हाट्सएप करके अपने रिश्तेदारों के लिए कंप्लेंट करके मदद हासिल कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बोला था आपको, ये QR कोड आप स्कैन कर लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए, व्हाट्सएप से स्कैन कर लीजिए। इसके ऊपर आपके जो भी सवाल है आप इसके ऊपर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन का PDF है ये आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर मिल जाएगा। और जो पहले से ही हमारे ग्रुप में है, अब्दुल जब्बार और हसीब के ग्रुप में है, वो लोग इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपको ये मिल जाएगा। जो नहीं है वो लोग इसको स्कैन करें तो इसको आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। दुआ की दरकार हाजी साहब, उम्मीद करता हूं आपको ये प्रेजेंटेशन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। हम सब के लिए, खिदमत करने वालों के लिए आप सबको दुआ में याद रखिए। हिदायत सुनिए, उसके बाद में आपको 1 घंटे की छुट्टी मिलेगी। वो हिदायत ये है कि अभी हमारा ब्रेक होने जा रहा है, लंच ब्रेक खाने के लिए और नमाज के लिए। अभी
हमारे सबर का पैमाना झलकना नहीं चाहिए। हमने देखा हज के ज़माने, आप भी देखोगे कि कुछ मौके ऐसे आते हैं कि हाजी खिदमत करने वाले के और खाना बांटने वाले के कपड़े तक फाड़ देते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ की प्रैक्टिस आपको यही करवा दे। तो आप कपड़े फाड़ने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, बल्कि आप ये बताओगे कि हम किस डिसिप्लिन से वहाँ पे रहेंगे। बताओगे, बोलो इंशाअल्लाह। तो अभी खाने के लिए आपके पैकेट्स लगे हैं, किसी को कम नहीं पड़ेगा, इतनी क्वांटिटी माशाल्लाह इंतजाम है। खाली हमको तरीका क्या इख्तियार करना है, अब जब मैं कहूँगा तब उसके बाद उठने के बाद में आपको 2 कतार लगेगी। एक कतार इस काउंटर से लेके ऐसे घूम के उधर जाएगी, दूसरी कतार उस काउंटर से वहां से दीवार से घूम के इधर आएगी। 2 लाइन चलेगी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। खाना इंशाल्लाह सबको मिलेगा, बोलो इंशाल्लाह। बीच का जो हॉल है उस जगह पे आपको अपना रुमाल बिछाकर उसी जगह बैठ के खाना है, और उसको डिस्पोज करने के लिए हमारे खिदमत के साथी बड़ी बड़ी थैलियां लेके खड़े होंगे। कोशिश करना है कि खाने का एक भी दाना जमीन पे नहीं गिरे, कोशिश करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। लाइन में खड़े रहेंगे तो अपना खाने का कूपन साथ में रखना है। खाने से भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, बात पूरी नहीं हुई, बात पूरी नहीं हुई, डिसिप्लिन अभी हमको बताना है ना। खाने से फारिग होने के बाद नमाज के लिए ऊपर जो हमारी माँ बहनें हैं उनके लिए उसी जगह नमाज पढ़ना है। उनके किबले का रुख में बता दूं, जब आप स्क्रीन के तरफ मुंह करके बैठी हो, आपके बाएं हाथ में किबला रुख है। आप जिस तरफ मुंह करके बैठी हो स्क्रीन के तरफ, आपके उल्टे हाथ में किबला रुख है। आप अपना दुपट्टा और अपना रुमाल या जो भी आपके पास होगा उसको बिछाकर आप अपनी नमाज वहीं पे पढ़ोगी खाने के बाद में। मर्द हज़रात के लिए 2 ऑप्शन है, आप इसी हॉल में भी नमाज पढ़ सकते हो, तीसरे माले में मस्जिद है, वहाँ 1:10 की नमाज भी है और जमातें भी बनेगी, वहीं भी पढ़ सकते हो, इधर भी पढ़ सकते हो। किबला रुख इस तरफ है, किबला रुख कहाँ पे है, हमारे इस तरफ किबला रुख है। 3 चीजें हो गई, और चौथी चीज खाने कूपन बताया, कूपन बता के आप खाना लोगे इंशाल्लाह। चौथी चीज हमको वापस जुड़ना है 1:30 बजे। कितने बजे बोलो? 1:30 बजे। अच्छा, 1:30 का मतलब 1:31 नहीं बल्कि 1:29 पे, ताकि हमारे सारे मामले बराबर काबू में आवे। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आसान करे, अल्लाह आपको खूब मदद फरमावे, अल्लाह आपके आने को, बैठने को और इस मुजाहिदे को बेंजा कबूल फरमाए। इसकी बरकत से अल्लाह सबको हज मकबूल अता फरमावे। व बरकातहू। हम हमारे दूसरे सेशन को शुरू करने वाले हैं, इसलिए हाजी का तराना क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अभी हुज्जत इकराम देखिए, आप यहाँ से अपनी सारी तैयारियां करने के बाद में और एयरपोर्ट पे जाएंगे। एयरपोर्ट पे आपको चेक इन के बाद में सिक्योरिटी चेकिंग होगी आपकी, जो CISF करेगी, और उसके बाद में एक मरहला आएगा इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन यहाँ आपका पासपोर्ट चेक होगा, बोर्डिंग कार्ड चेक होगा और वीज़ा चेक होगा, और आप फिर उसके बाद में आपके सारे कागजात सही होंगे तो आप ऑफिशियली इंडिया के बाहर चले जाएंगे। एक स्टैंप लगेगा और आप ऑफिशियली इंडिया के बाहर चले गए। और फिर जब वापस आते वक्त भी आपको ये वहाँ चेक करवाना है कि हम इंडिया वापस आ गए हैं। इसलिए हमने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से दरख्वास्त की थी, और हमारे साथ में इस वक्त इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर मयेकर मैडम आए हैं, जो अभी आपसे मुखातिब होंगे और इमिग्रेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको मुख्तसर में बताएंगे, शॉर्ट में। तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको अगर चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा प्लीज़। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सभी को जी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मुंबई की तरफ से मैं रुचिका मयेकर, इमिग्रेशन ऑफिसर। अभी आप लोग को सर ने शॉर्ट में बताया था। आई थिंक हिंदी इज़ कंफर्टेबल टू एवरीबडी, हिंदी सबको दिक्कत नहीं। अगर आपको मराठी में है तो फिर प्लीज़ बता दीजिए, हम मराठी में भी आपको समझा देंगे। हिंदी में ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
मेरे साथ पीआई मेघा शेट्टे मैडम है। हम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में जो आप लोगों को इमिग्रेशन में जो दिक्कतें आ सकती है या आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली बात तो यह है कि आप सबसे पहले ये समझ लें, जितने भी हाजीज़ हैं ज़्यादातर लोग 60 के ऊपर के एज के हैं। तो आप समझ लीजिए उनका मूवमेंट से लेके हर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ देम 60 प्लस के लोग होंगे। ठीक है, तो आप जब उनको बताएं तो बेसिक्स चीज़ें समझा दें सो दैट कि वो अब अच्छे से अपना कहते हैं बोर्डिंग गेट तक पहुंच जाए। दूसरी बात, अभी उसमें भी ये है कि पासपोर्ट एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, पहली बात उसको स्टिच ना करें, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है तो जितनी आप केयर करेंगे उतना आपको दिक्कतें कम आएगी। ठीक है, जब भी आप लोग पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन ज़रूर कंप्लीट करके लाएं। जो वेरिफिकेशन होता है पुलिस वेरिफिकेशन, बहुत बार ऐसा होता है बहुत लोग तत्काल में पासपोर्ट ले लेते हैं उसके बाद वेरिफिकेशन नहीं करते। अब ये समझ में भी कब आता है, ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा जब तक पासपोर्ट उस सिस्टम पे जाएगा या ब्यूरो के इमिग्रेशन के सिस्टम पर जाता है। ठीक है, जब आप पासपोर्ट देंगे, जब पासपोर्ट ऑफिसर चेक करेगा, स्कैन करेगा, तब समझ में आएगा कि उसका वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं। सो प्लीज़ आप लोग मेक श्योर करें कि जब भी पासपोर्ट लें, मैं इन जनरल सभी के लिए कह रही हूँ कि पासपोर्ट आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके आगे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं पासपोर्ट और वीज़ा साथ में रखें। इमिग्रेशन पे हम एक्सपेक्ट करते हैं दो चीज़ें, एक आपका पासपोर्ट और वीज़ा साथ में हो, जिसका पासपोर्ट है उसी का पासपोर्ट हो जाता है। हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं हज करने के लिए तो कभी कभी एक्सचेंज हो जाता है, हस्बैंड का वाइफ दे देती है, वाइफ का हस्बैंड दे देते हैं। तो आप लोग मेक श्योर करें कि उनको भी समझाएं कि आपका पासपोर्ट थ्रू आउट द जर्नी आपके पास ही होना चाहिए जब तक आप गेट पर ना आए, क्योंकि गेट पर भी आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास फिर चेक होगा। ठीक है, अब ये बोलना चाहते हैं कि जो पासपोर्ट है उसके साथ छेड़खानी, अब छेड़खानी ये वर्ड इसलिए कह रही हूँ, कभी कभी बच्चे होते हैं पासपोर्ट होता है हमारा ध्यान नहीं होता है, बच्चे उसके साथ ड्राइंग बना देते हैं, मैंने अभी सुना था, होता है, इट्स वेरी नॉर्मल बिकॉज वी अंडरस्टैंड किड्स के पास कभी पहुँच गलती से चला गया, पंच होल नहीं करना है आपको। अब इसमें ये भी प्रोविज़न है, जो भी लेडीज़ हाजीज़ हैं वो चाहें तो लेडी इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लियर हो, अगर वो पर्दा नशीन है या उसके अलावा भी अगर वो चाहे, वो एक प्रोविज़न हमने किया है, ये उनका राइट भी है कि वो अगर चाहे तो किसी फीमेल इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लियर हो। ठीक है, आप नहीं चाहे तो ये उनके लिए ये प्रोविज़न किया है। हज के लिए अलग से लाइन्स होंगी। ठीक है, ये सब आपके बहुत सारे वॉलंटियर्स भी होंगे एयरपोर्ट पे, पर आपको एक एडवाइस रहेगा कि आप लोग थोड़ा जल्दी शुरू करें क्योंकि प्रोसेस ज़्यादा है। आप समझ लीजिए जैसे आप लोग के रिश्तेदार आएंगे, आपको बाय वे ऑफ करने के लिए आएंगे, मिलते रहेंगे, ये भी बात सही है, लेकिन प्लीज़ आप लोग थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिए आपकी जर्नी। पहले आप गेट पर आएंगे, गेट पे भी आपका नाम और आपका वीज़ा भी चेक, वीज़ा तो नहीं लेकिन आपका टिकट और पासपोर्ट दोनों चेक होगा। उसके बाद आप चेक इन करोगे एयरलाइन के काउंटर्स पे, वहाँ भी भीड़ होती है। आगे जाने के बाद सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी चेक के बाद इमिग्रेशन आएगा, इमिग्रेशन के बाद आपके कंसर्न गेट्स पे जाएंगे। तो समझ लीजिए हर एक काउंटर, हर एक जो चेक पॉइंट्स है उस पर आपको कम से कम आधा घंटा लगने वाला है। तो ये बात की आइडिया आप हर एक हाजी को ज़रूर दे दें कि आप लोग प्लीज़ जल्दी स्टार्ट करें सो दैट आपका प्रोसेस ठीक से हो जाए। ठीक है, ये भी है, आप लोग लेडीज़ के लिए विदाउट महरम भी वो लोग हज परफॉर्म कर सकते हो। आप चाहे जैसे इमिग्रेशन हो उसके बाद आप महरम पहन ले, फिर वहाँ से आप अपनी नमाज अदा करके गेट्स पे चले जाएं। उसके लिए मैंने कहा कैसे कि डेडिकेटेड कैंटर ये है। व्हीलचेयर का अगर रिक्वायरमेंट है वो इमिग्रेशन नहीं देखती, वो आपका एयरलाइन होगा। मेरे सेशन के बाद में एयरलाइन का जब क्लास होगा या जो सेशन किया जाएगा तो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके अलावा प्लीज़ मेक श्योर कि डिपार्चर में जब आप जाएं तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा होना चाहिए। जब इमिग्रेशन क्लियर करें तो आपके पासपोर्ट में, आपके बोर्डिंग पास पे 2 तो टोटल 3 स्टैंप्स होंगे। ठीक है, अभी नया प्रोविज़न भी आया है, अगर किसके पास पॉसिबल FTTI करके, उसमें यह है कि आपको जैसे आप इमिग्रेशन में आएंगे पहली बार आपको बायोमेट्रिक देना होगा, या तो आप पहले बायोमेट्रिक दे दें। इससे क्या होगा कि आपका प्रोसेस थोड़ा, आपको भीड़ में रुकना नहीं पड़ेगा।
तो जो जितने अगर टेक सेवी हैं, जो समझ पाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग FTTI TTP के लिए एनरोल कराएं। अच्छा, आप लोगों का कुछ सवाल है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ जी, हाँ देखिए मैं आपको बताती हूँ, उसमें सुनिए मेरी बात। अगर आप तत्काल में लेते हैं तो पासपोर्ट आ जाता है, पहले आ जाता है, पर वेरिफिकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। क्योंकि देखिए दिक्कत सबसे मैं बोलूँ कि हज के लिए आप इतने कहते हैं ना अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आपके ज़िंदगी भर का सबसे बड़ा सपना होता है हज करना, आप उसके लिए जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप आराम से स्मूथली आपका ये पूरा यात्रा हो। तो आप लोग प्लीज़ ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है आप प्लीज़ खुद कंप्लीट कर लें। 2 ऑप्शन होता है, एक तो नॉर्मल पासपोर्ट लेना और दूसरा तत्काल में। तत्काल में बहुत बार हमारे पास फैमिलीज़ आती हैं और वहाँ आने के बाद उनको वापस भेजा जाता है, हमें भी दिक्कत आती है क्योंकि वो रूल है, वेरिफिकेशन कंप्लीट करना एक प्रोसेस है। सो प्लीज़ आप लोग वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएं। इसके अलावा किसी का काम ये यस ऑफ कोर्स, DG यात्रा आपका एयरपोर्ट का फैसिलिटेशन है कि सो दैट आप आने के बाद आपको हर एक चीज़ समझ आए। जैसे हम अब मुंबई एयरपोर्ट का लेते हैं, गेट से आएंगे आप, जैसे अंदर आएंगे आपका जो लगेज है वो आसानी से लगेज डिपॉजिट कंसर्न मतलब बोलना है कि वो आपको पूरी रास्ता डायरेक्शंस दिखाएंगे, जो आपको असिस्ट करेंगे। ये DG यात्रा में होता है। FTTI और FTTI TTP ये प्रॉपरली इमिग्रेशन के लिए है, क्योंकि एक बार अगर आपने एनरोल कर लिया उसके बाद नॉट फॉर हज, कोई भी आप विदेश यात्रा जब करेंगे उसके लिए ये होगा कि जस्ट यू हैव टू स्वाइप योर पासपोर्ट, आप चले जाओ। उसमें स्टैम्प का ज़रूरत नहीं है, ना अराइवल का ना डिपार्चर का। आपका जो भी डेटा है वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी एनरोल्ड है। तो जब आपको चाहिए रहेगा वो कंसर्न ऐप पे आपको खुद को अवेलेबल हो जाता है। यस, ऑनलाइन होता है सर, उसका पर्टिकुलर वेबसाइट्स है उस पर होता है। हाँ, क्यों नहीं आ सकते? ये सवाल इमिग्रेशन से रिलेटेड देखिए आपको आएगा बाद में इंशाल्लाह। हाँ। यहाँ सिर्फ इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी मोटी मोटी बातें मैडम ने बता दी हैं। एक चीज़ पॉइंट है जो आपको मैडम बताएंगे, वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए एक्चुअली तो ये बात है कि अगर आपका कोई केस पेंडिंग है तो मैं ये देखिए अनऑफिशियली ऐसे तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन आप लोग को बता दें कि आप ऑर्डर्स ले लीजिए। आप कंसर्न आपके वो लॉयर से बात कीजिए कि मुझे हज पे जाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है वो पता भी उधर एयरपोर्ट पे जाने पे होता है। ठीक है, तो अगर आपका कुछ ऐसे पेंडिंग है, एक तो अलाउड भी नहीं है वो, जब तक आपका पासपोर्ट नहीं आएगा तब तक पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपका कोई भी केस पेंडिंग है तो आपको एडवाइस है कि आप कोर्ट से ऑर्डर ले लें। ठीक है, आगे बात कर रही है तो कैसे पता चलेगा? तो मैंने तत्काल में कर दिया था, पुलिस वेरिफिकेशन में जा चुका हूँ। अच्छा मैडम जवाब देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस घर पर आती है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड जेरॉक्स वो चेक करती है। मैंने तत्काल बनाया, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैं पुलिस स्टेशन भी जाके है, तो मेरा कंप्लीट हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा? ऑनलाइन वेबसाइट ऑनलाइन आपको पता चलेगा, और पुलिस अगर आपके घर पर आके गई है तो आपका रिपोर्ट वहाँ पे गया होगा, तो आपका वेरिफिकेशन हो गया है। आपने पासपोर्ट आपके पास आ गया, पासपोर्ट आने के बाद पुलिस आपके घर पे आई, उसके बाद नहीं आई, तो फिर आपको वो फाइल नंबर लेके ना ऑनलाइन ट्रैक करना पड़ेगा कि आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग है कि नहीं है। वो आपका जो फाइल नंबर होता है ना, पासपोर्ट सेवा के आप जब पोर्टल पे जाओगे तो उसमें आपको आपका फ़ाइल नंबर डालना है। फ़ाइल नंबर डालने के बाद क्या प्रोसेस है वो दिखाता है, तो उसमें अगर आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो वो दिखाएगा कि आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग है। सो बेटर आप जाइए लोकल पुलिस स्टेशन, उन्हें आपका फ़ाइल नंबर दिखाइए कि मेरा तत्काल में पासपोर्ट तो आ गया है बट मेरा वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो हाँ फाइल नंबर आपका जो पासपोर्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो ऑनलाइन में आपका फ़ाइल नंबर भी आता है। इवन आपको मैसेज भी आया होगा जब आपका पासपोर्ट जब इन क्यों रहता है ना, तो आपको मैसेज आता है तो उस पर फ़ाइल नंबर रिकॉर्ड होता है, तो वो फ़ाइल नंबर से आपको पता चलेगा। आपका बोलिए। इंडिया या इस इमिग्रेशन में तो होता ही क्या क्या ये तो मैं जब सिर्फ FTTI TTP में ही अभी स्टार्ट किया है, बाकी किधर आपका फिंगरप्रिंटिंग नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। ठीक है,
जब अगर आपने एनरोल किया है, आप एक बार जा चुके हैं तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ सर बताइए। So you know the answer, sir. मैंने He is giving wrong information and we cannot discuss it. सर देखिए, We cannot comment. वी कैनॉट कमेंट ऑन दिस, क्योंकि हर एक इंसान का केस वेरी होगा। परमिशन देना नहीं देना ये कोर्ट के हाथ में होता है सर। हाँ सर दैट इज द टेक्निकल पार्ट। अब देखिए केस होना, कौन से टाइप का केस होना, ये अलग अलग बातें हैं, समझ लीजिए। एक कहते ना, एक एनसी होना एक अलग बात होती है, और एक कोई ऑल एलिगेशन का पर्टिकुलर केस रजिस्टर होना वो अलग बात है। हाँ जी साहब, एक मिनट। हाँ बोलिए। आप बोलिए। मैंने कहा आपको, एक मिनट में आपका जवाब। सी कैसे होता है ना, केसेस बहुत वेरी होती है, हमें पता नहीं होता है कि उसका आगे जाके क्या होने वाला है। हम यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। किसी को पता नहीं होता है कि आप एयरपोर्ट पे आओगे तो क्या होने वाला है। इट इज़ जस्ट अ इंस्ट्रक्शन। अगर आपको पता है तो यू जस्ट लुक इनटू दैट मैटर कि आपका जो ट्रैवल है वो हैजल फ्री हो। बट उसके ऊपर जो आपकी क्वेरीज है कि वो चार्जशीटेड है नहीं है, उसको रिस्ट्रिक्शन है, बेल एप्लीकेशन में है कि नहीं, वो सारी चीज़ें केस टू केस वेरी होती है, तो उसके ऊपर हम नहीं कमेंट कर सकते, क्योंकि हम आपको कुछ बताएंगे एंड आप जब जाओगे तो कुछ अलग ही होगा। तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। हमें पता नहीं है कि कौन से प्रोसीडिंग चल रहे हैं, तो हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। थैंक यू। सेक्शन जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मैडम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला, और हम आपका थोड़ा सा इस्तकबाल करना चाहते हैं। ताजुद्दीन भाई, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि रुचिका मयेकर मैडम को एक छोटा सा हदिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और ये देखिए, मुंबई पुलिस से मेघा शेट्टे मैडम भी आई हैं, तो उनका भी हम इस्तकबाल कर रहे हैं। अब्दुल समद भाई, आप मैडम को तोहफा दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मालिक आपको अच्छा बदला दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी हादसा के वक्त हमको किस तरीके से बिहेव करना है, क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसके बारे में बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से अकील शेख साहब आए हैं, तो वो आपको शॉर्ट में बताएंगे कि हज के दरमियान इतनी भीड़ और गर्मी रहेगी तो वहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं अकील शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि आके ज़रा हाजियों को मुखातिब हों। आप सबका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है। इसके पहले जो ट्रेनिंग के सेशन यहाँ पर बहुत सालों से चल रहे हैं, तो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के असिस्टेंट चीफ ऑफिसर राजेंद्र जी लोखंडे सर, ये हर साल यहाँ पर उनका ट्रेनिंग होता है, और उनकी मेहनत इतनी लगन रहती है कि अभी तक कोई भी हादसा यहाँ से जाने वाले लोगों के साथ नहीं हुआ है। एक बार उनके लिए आप ज़ोर से क्लैपिंग कीजिए। तो आज का जो ट्रेनिंग है, अभी सर ने बताया कि किस रिलेटेड है, कोई जानता है? अच्छा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सही बात है। तो हम लोग 5 मिनट के बाद में कंटिन्यू करते हैं। हज किट सब कुछ मिल जाए, हज किट मिल जाएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, तो वो भी चेक लिस्ट आपको आपके ट्रेनर दे देंगे कि जब SHI आपको ट्रैवल किट दे देंगे तो उसमें क्या क्या चेक करना है। मसलन आपका वीज़ा है कि नहीं, बैगेज स्टिकर्स है कि नहीं,
आपका बोर्डिंग पास होना चाहिए, उसमें स्मार्ट वॉच होना चाहिए, आपका पासपोर्ट तो खैर आप ही के पास है। तो ये सारी चीज़ों की एक चेकलिस्ट है जो आपको यहाँ रिपोर्ट करने से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, और यहाँ से एम्बार्केशन एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट बोर्डिंग से पहले क्या चेक करना है, ये पूरी लिस्ट आपको आपके ट्रेनर मुहैया करा देंगे। कल ही हमने वो सारी लिस्ट आपके ट्रेनर को शेयर करके रखी हुई है। अब सबसे अहम मसला अय्याम हज के 5 दिन। उन 5 दिनों में कहाँ से कैसे मूवमेंट होती है ये तो सुबह आपने सीख लिया है कि किस तरीके से वन वे होता है। अगर आपने एक भी टर्न गलत ले लिया तो बहुत चलना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप अभी समझ चुके हैं। और अब डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सर आपको बताएंगे कि अगर इमरजेंसी होती है तो करना क्या है। मगर इमरजेंसी ना हो, खासकर अय्याम हज के 5 दिनों में, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो अपनी चेक लिस्ट, आप हज के लिए निकलेंगे तो मक्का में ही होंगे, तो मक्का से निकलना है तो मक्का में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करने हैं। सबसे अहम चीज जो मैं आपको बार बार बताने का मतलब बार बार बतानी चाहिए, आपको ट्रेनर्स ने भी बतानी चाहिए, मैं भी बताऊंगी, कि आप 5 दिनों के हज के ट्रैवल के लिए जो बैग पैक करेंगे वो कोशिश करें कि जितनी हल्की हो, जितनी कम वजनदार हो, उतना आपके लिए आसान होगा सफर। अननेसेसरी चीजें मतलब वजनी चीजें साथ में ना रखें। आपका पूरा बैग आपको साथ में लेके नहीं जाना है, आपके होटल रूम में आपका बाकी का सामान होगा, मगर 5 दिन में जो बैग आप पैक करेंगे उसमें कम से कम सामान लेके जाने की कोशिश करें। उसके लिए प्रॉपर तरतीब बनाएं और ये कोशिश करें कि हर पिलग्रिम का मतलब आपके कवर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों का अलग अलग बैग, उसमें उस बंदे या बंदी की अपनी सारी जरूरियाती चीजें उसमें हो। ये ना हो कि खाना एक के बैग में रख दिया है, कपड़े एक के बैग में रख दिए हैं, मेडिसिन किसी के पास, ऐसा प्लीज ना करें। जिस बंदे का बैग है उसमें उसकी जरूरियात की सारी चीजें, उसके मेडिसिन उन्हीं के पास, उनके पास और ORS का सैचेट उनके पास, उनके डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास हो। ये बिल्कुल बारीकी से देखने की चीज है, ताकि फिर कल को अगर कुछ भी इशू होता है, कोई खो जाता है, आप बिछड़ जाएंगे या आगे पीछे हो जाएंगे, तो कम से कम अपनी जरूरियात का हर एक सामान अपने पास होगा। ये अपनी सेफ्टी के लिए है। अब साथ में क्या रखना है, इसमें बहुत बड़ी सबसे अहम चीज, एक तो मेडिसिन तो आप रखेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर मेडिसिन को 2 बैचेस में 2 पार्ट्स में लेके रखिए, साथ में एक्स्ट्रा मेडिसिन रखिए, ताकि अगर कुछ खराब होता है, कुछ खो जाता है तो आपके पास अलग हो। ये एक चीज आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देके करनी है। और उसके बाद अय्याम हज में आपका खाना किस वक्त पे आएगा, आप अपनी इबादत में कहाँ पे मशगूल होंगे, आपको खाना कब मुहैया होगा, इन सारी चीजों की तरतीब बनते बनते हज का टाइम खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको इस तरीके से ही प्रिपेयर रहना होगा कि साथ में आप ऐसी चीजें कैरी करो कि अगर खाना आने में देर हो गई, खाना कभी खराबी हो गया कि आपने खाया नहीं, साथ में रखा और फिर खराब हो गया, कोई भी चीज हो सकती है, तो ऐसे वक्त में आपने जो चीजें साथ में रखनी है वो लिस्ट में आपको बता रही हूँ, और वो चीज रखनी साथ क्यों है वो भी बता रही हूँ। सबसे पहले तो है खजूर। हम खजूर इंडिया लाने के लिए वहां पे खरीदते हैं, वहां पे बहुत कम यूज होता है। हालांकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जमाने से इतनी गर्मी, शिद्दत की गर्मी में भी वहां पे खजूर सबसे अहम गिजा थी, अभी भी है। तो ये इसलिए है कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इतनी गर्मी में आपकी न्यूट्रिशन की सारी कमियां, सारी जरूरियात एक खजूर और उसके साथ पानी पीने से पूरी हो जाती है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को जो सबसे पसंदीदा चीज थी नोश फरमाने के लिए वो थी नुबीस। नुबीस का मतलब है शरबत, खजूर का शरबत या किसी फ्रूट का शरबत। तो खजूर का शरबत, खजूर का नुबीस, ये बहुत आला गीजा है हाजियों के लिए। अगर आप खजूर खा के पानी पीते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको उससे लग रहा है कि हीट बढ़ेगी तो खजूर पानी में भिगाने हैं 3-4 घंटे और उसको मैश करके पी लेंगे तो आपके लिए और आसानी होगी। इसमें हीट बढ़ने का कोई अंदेशा नहीं रहेगा और आपके लिए ये बहुत
उम्दा तरीके से काम करेगा आपकी पूरी बॉडी की जरूरियात के लिए। अब इसमें ये सवाल पैदा हो सकता है कि अगर शुगर के डायबिटीज के मरीजों को ये नुकसान तो नहीं देगा, तो ये बिल्कुल भी मतलब खजूर ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में जो शुगर छोड़ते रहता है, मतलब जो रिलीज होता है शुगर वो ग्रेजुअली होता है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे होता है। तो आपकी बॉडी की शुगर की जरूरत जितनी होती है उतनी उससे मिलते जाती है, वो एक साथ शुगर स्पाइक नहीं करता है। तो इसलिए डायबिटिक पिलग्रिम्स के लिए भी खजूर और उसका शरबत बहुत फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आप साथ में रख सकते हैं रेजिन्स, काले मनुके या कोई भी मनुके, मगर प्रेफरेबली काले मनुके। काले मनुके ऐसे हैं कि आप इतनी गर्मी में शिद्दत में जब चलोगे तो स्वेटिंग होगा, डिहाइड्रेट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हर आधे घंटे में आप 3-4 काले मनुके चबाते रहें और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, तो आपका डिहाइड्रेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो रेजिन्स आपको साथ में रखने हैं। एक इतनी छोटी सी डिबिया में भी अगर आप रखते हैं और खाते रहते हैं तो आपको पहले 3 दिन जो शिद्दत की गर्मी, शिद्दत की भीड़, बहुत भीड़ भड़का और फिर बहुत सारी मतलब आपको चलना भी है, मीना मूवमेंट भी होती है, तो ऐसे वक्त में मनुके और खजूर आपके पेट भी भरा रहता है और आप डिहाइड्रेट भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा डायबिटिक जो पेशेंट्स रहेंगे उनके लिए मखाना सबसे अहम, वजन में हल्का है, साथ में रख सकते हैं और बार बार थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर भी मखाना आप एक टाइम में खाते हैं तो पेट भरा रहता है, भूख ज्यादा लगती नहीं है और जितना फाइबर जरूरी है वो आपको मिल जाता है। तो इसलिए मखाना पेट भरा रहे इसके लिए, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर कोई भी ज्यादा उस 4-5 दिनों में आप बीमार ना हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्ट्रेस आके, इसलिए मखाना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उसके बाद आप आंवला के पीसेस, मतलब मीठा या सेवरी आंवला भी साथ में रखें, जिससे आपको विटामिन सी की कमी महसूस नहीं होगी। दिन में 3-4 बार भी आप खा लेंगे, जब धूप हो तो प्रेफरेबली खा ले और उसके साथ पानी पी ले। इट विल हेल्प यू, आपके बदन में विटामिन सी की कमी नहीं होगी तो डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, और ऑफ कोर्स डाइजेशन में भी काम करेगा, क्योंकि मोस्टली सऊदीया में जो भी फूड पैकेट्स आपको मिलेंगे वहाँ पे गेहूं की, गंदम की रोटी बहुत कम मिलती है, तो मैदा वहाँ पे ज्यादा यूज होता है। ऐसे वक्त में ये सारी चीजें आपको डाइजेशन में मदद करेंगी। इसके अलावा वहाँ पे फ्रूट्स मिलेंगे, फ्रेश फ्रूट्स तो आप रख सकते हैं साथ में, अगर आप रियाल रखेंगे तो उस वक्त में फ्रेश फ्रूट्स लें। और सबसे अहम चीज, हमें शिद्दत की गर्मी में ठंडा पीने का बहुत दिल होता है क्योंकि गर्मी होती है, मगर आप ठंडे एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मेडिकली प्रूवन है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो रहते हैं जैसे फैंटा है या फिर स्प्राइट है, ऐसे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोका कोला, पेप्सी, छोटे छोटे पेट बॉटल्स में वहाँ पे मुहैया कराए जाते हैं, बट ये अवॉइड करना बहुत जरूरी है। इससे प्यास बुझेगी नहीं, आपका डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें कि आप पानी भी पियो तो चिल्ड पानी ना पिए, एम्बिएंट मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर का नॉर्मल पानी है वो पिए। कम से कम अय्याम हज के 5 दिनों में ये एहतियात करना बहुत जरूरी है। आपके बैग में ये सारी चीजें और खाकरा, मुरमुरा, चिवड़ा, मुरमुरे के लड्डू, ऐसी चीजें अगर आप साथ में रखोगे तो वजन में हल्की रहेंगी, आपके लिए आसानी होगी पेट भरने में, और आपको जो न्यूट्रिशन जरूरी है वो मिलने में आपके लिए आसानी होगी। ये बेसिक खाने की चीजें आपके बैग में होनी चाहिए। उसके अलावा मेडिसिन के बारे में मैंने बताया। ORS पैकेट्स आपके ऐसे चाहे आपको देंगे तो कम से कम गिन के एक दिन के कम से कम 2 पैकेट्स आपके पास हों। 1 लीटर पानी में 1 ORS का पैकेट, तो आप 2 लीटर तो पानी पिएंगे, तो सिर्फ ORS का ही पानी अगर आप पिएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स कम नहीं होंगे। तीसरा, वाटर का स्प्रे मिलता है, छोटा सा जो स्प्रे होता है, अगर आप साथ में रखेंगे तो गर्मी में आप लोग तो कपड़ा लेके चेहरा पोंछने से कोई नहीं पोंछ सकता है, तो अब चेहरा पोंछना ही नहीं है हमको हैरान की हालत में, तो वो स्प्रे कर लेंगे तो आपके लिए बॉडी कूलेंट का काम करेगा। तीसरा,
आप जब निकलोगे या में हज के लिए मक्का से निकलोगे तो 2-3 चीज़ें आपको कंफर्म करनी है कि आपका पावर बैंक स्मार्ट वॉच चार्ज है, मोबाइल चार्ज है। फिर भी ज़रूरत पड़ती है चार्जिंग की तो आप पावर बैंक साथ में रख सकते हैं, ग्रुप में किसी एक के बैग में रख दीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा, जिनको बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब चश्मे के बगैर जो देख नहीं पाते दूर का या फिर पढ़ नहीं पाते, ऐसे लोगों के लिए एडवाइजेबल है कि आप एक्स्ट्रा स्पेक्टेकल्स साथ में रखें। कम से कम वो 5 दिनों में आपके मदद में आएगा। अगर गलती से कोई हो जाती है मिसहैप तो फिर आपके लिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको बैग में भर के ले जानी है। और सबसे अहम चीज़ जो आपको साथ में रखनी है मक्का से लेके अय्याम हज कंप्लीट होने तक के 5 दिनों में, सबसे अहम चीज़ है आपका सब्र। सब्र अल्लाह की तरफ से हमारे लिए नेमत है और आजमाइश भी है। तो ये चीज़ें हमें देखनी होगी। जब आप यहाँ से मक्का से निकल के मीना के लिए निकलोगे, मीना मूवमेंट जब होगी तो उस वक्त में बस लेट आने से लेके आपकी आजमाइश शुरू हो सकती है कि बस लेट आ रही है तो हम कब पहुंचेंगे, टाइम पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो वहां से आपका सब्र एप्लीकेबल हो जाता है। जितना आप सब्र करेंगे उतना आपका अजर बढ़ता रहेगा। और ऐसे चाय जो है वो आपकी मदद के लिए है, मगर उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में जितनी चीज़ें वो कर लेंगे, उनके जितनी भी कोशिशें हैं उनको उन कोशिशों में आपको उनका साथ देना होगा। जितना आप उनके सपोर्ट में रहेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। दूसरा ये होता है कि खासकर मीना के टेंट्स में अगर आपकी बस लेट पहुंचती है तो वहां पे हो सकता है कि कोई और हाजी ऑलरेडी बैठे हुए हो, उन्होंने बेड एक्वायर किया हो। तो मेरी बहुत दिल से गुजारिश है कि आप वहां पे बहस करने की जगह पे अगर इस तरीके से सामने वाले हाजी को एक अच्छा अपना मुजाहिरा करे अपने इखलास का कि थोड़ी देर वो यूज कर ले वो बेड, थोड़ी देर आप यूज कर ले, थोड़ी देर वो आराम कर ले, थोड़ी देर आप कर ले, इस तरीके से थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेंगे, सब्र से काम लेंगे तो आपके लिए, आपके SHI के लिए, आपके साथ वाले हाजियों के लिए और वो हाजी जो आपके साथ उस वक्त में उस वक्ती तौर पे है, सबके लिए हज आसान हो जाएगा। तो ये आज बिल्कुल गुजारिश है कि आपका सब्र आपके अजर के लिए और औरों की सहूलियत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन 5 दिनों में अल्लाह के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें अगर नागवार गुजरती है तो प्लीज़ उसको दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि हर कोई जो आपकी खिदमत की, आपकी फैसिलिटेशन की कोशिश कर रहा है, हर एक का अपना अपना एक लिमिटेशन है, उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें किसी के ही कंट्रोल में नहीं रहती। तो ऐसे वक्त में आपकी समझदारी और तहम्मुल हमारे लिए बहुत काम आएगी। तो इस रिक्वेस्ट के साथ मैं अपने अल्फाज यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और किसी का कोई इसके बारे में डाउट है तो प्लीज़ अपने ट्रेडर्स के थ्रू स्टेट हज कमेटी को बता दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो वो सॉल्व कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत बारीक बारीक चीज़ें जो है मैडम ने माशाल्लाह पूरे प्रिपरेशन के साथ में आपके लिए कितनी इन्होंने मेहनत की होगी। आप इनके लिए दुआ भी करें। ये महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की ऑफिसर हैं खदीजा मैडम, तो इन्होंने अपना वक्त आज छुट्टी के दिन निकाला आपके लिए, माशाल्लाह आप इनके लिए दुआ भी करें और इन्होंने जो हिदायत दी है उस पर अमल करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अभी मैं खदीजा मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ एक छोटे से तोहफे के साथ। अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हमारा प्रोग्राम पेंडिंग किया था हमने मैडम के लिए, वो हम फिर से शुरू करते। देखिए बहुत अहम चीज़ है, जैसा मैडम ने भी बताया कि अगर भीड़ भाड़ में हादसा अगर अल्लाह नहीं करे कुछ हो जाता है तो हमको क्या करना और क्या नहीं करना वो हमारे अकील शेख साहब अभी आपको बताएंगे।